सीरीज की स्टार्ट में हमें सुपर हीरो एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर काफी सारे स्टूडेंट आए हुए थे एक टेस्ट को देने के लिए। हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि एक गेम खेल रहा होता है और गेम खेलते हुए कहता है ये गेम काफी ज्यादा अमेजिंग है और मैंने काफी सारे ट्रेजर आइटम्स को हासिल कर लिया है। मुझे लगता है इन सब चीजों के बाद मैं फाइनल बॉस को डिफीट कर पाऊंगा। इसी के साथ ही एक थप्पड़ उसकी तरफ बढ़ता है और उसे जोरदार तरीके से गाल के ऊपर पड़ता है और ये थप्पड़ एक लड़की ने मारा होता है जिसका नाम यू होता है। वो इस जगह पर फैंग की दोस्त है। वो उससे कहने लगती है आज यहाँ पर तुम्हारा अवेकनिंग टेस्ट होने वाला है, मुझे लगा था तुम उसकी तैयारी कर रहे होगे लेकिन तुम तो इस जगह पर गेम खेल रहे हो। तभी फैंग इस जगह पर कहने लगता है लेकिन एक अवेकनिंग टेस्ट को देने के लिए आखिरकार मैं किस तरीके की तैयारी कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अपने गेम को ही खेलना चाहिए। और तुम्हें तो मेरे लक के बारे में पता ही है कि मेरा लक काफी ज्यादा बेकार है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 स्टार या फिर 1 स्टार प्रोफेशन को ही हासिल कर पाऊंगा। तभी यू इस जगह पर कहती है तुम्हें हमेशा अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए, क्या पता तुम्हारी किस्मत सबसे ज्यादा अच्छी हो। और इसी के साथ ही वो उसको गले से पकड़ लेती है और कहती है दोबारा से इस तरीके की बात मत करना। जबकि फैंग इस जगह पर कह रहा होता है मेरे गले को छोड़ो, इस जगह पर मेरी सांस रुक गई है। सभी लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं। ये तो लेडी यू है इस जगह पर, मैंने सुना है जो इनके पास प्रोफेशन है वो एक 5 स्टार प्रोफेशन है जो कि हमारी एकेडमी में अवेक हुआ सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोफेशन है और इन्हें हमारी एकेडमी की फर्स्ट ब्यूटी भी कहा जाता है। और यू के बारे में और भी काफी सारी बातें बताई जाती है कि ये इनकी जो पूरी सिटी है इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोफेशन और ग्रेड वाली लड़की है। तभी इस जगह पर एक बंदा कहता है आखिरकार वो लड़का कौन है जो कि उस लड़की के साथ है। तभी इस जगह पर एक बंदा बताते हुए कहता है ये लड़के का नाम फैंग है इस जगह पर और ये हमारी एकेडमी का एक कचरा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी दूसरा बंदा कहता है तो आखिरकार ये यू के साथ क्या कर रहा है। सभी लोग इस जगह पर बताते हैं वो यू का बचपन से दोस्त है। इसी के साथ ही अब हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि गेम वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के मर्जर के बाद ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। ह्यूमंस अवेक होने लगे और मॉन्स्टर्स और डंजन अपीयर होने लगी, जिससे जो ह्यूमंस थे वो काफी ज्यादा खतरे में आ गए और ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर एक खतरा बन गया, जिस वजह से काफी सारे लोग अवेक होने लगे। एक बंदे के अवेक होने का टाइम 18 साल तक होता है और 18 साल के बाद कोई भी ह्यूमन अवेक नहीं हो सकता। हमें काफी सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिनका आज सुपर हीरो एकेडमी के अंदर अवेकनिंग टेस्ट लिया जा रहा था, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर फैंग भी होता है। फैंग इस जगह पर सारी की सारी बातों को सुन रहा होता है टीचर की। इसी के साथ ही टीचर को दिखाते हैं जो टीचर होती है वो सभी को एक्सप्लेन कर रही होती है आखिरकार उनका जो अवेकनिंग टेस्ट है वो किस तरीके से होने वाला है। इस जगह पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो इन सारी चीजों को सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज वो अवेक होने वाले थे। लेकिन फैंग को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि फैंग लगभग 4 सालों से इन सारी बातों को सुन रहा होता है। तभी इस जगह पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो अलग अलग टैलेंट के बारे में बात करते हुए कहने लगते हैं मैजिक टैलेंट सबसे ज्यादा अच्छा है। दूसरा बंदा कहता है नहीं, इससे ज्यादा अच्छा तो असैसिनेशन का टैलेंट है जिसमें किसी भी बंदे को इजीली मारा जा सकता है। तभी एक और बंदा कहता है सपोर्टर का टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा होता है। तभी यहाँ पर जो अनाउंसमेंट होती है वो होती है कि अब फैंग इस जगह पर अपने टेस्ट देने वाला है। सभी स्टूडेंट बात करने लगते हैं ये लगभग 4 सालों से इस जगह पर टेस्ट दे रहा है, ये हम सभी का सीनियर है लेकिन अभी तक ये अवेक नहीं हुआ। लगता है इस बार तो ये अवेक हो ही जाएगा। अगर ये अवेक नहीं हुआ तो इस जगह पर हम लोग समझ जाएंगे कि एक रियल कचरा है। जबकि टीचर भी फैंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और स्माइल करते हुए कहती है फैंग इस जगह पर अपना अवेकनिंग टेस्ट दो। इसी के साथ ही फैंग जो सामने पड़ा हुआ क्रिस्टल होता है उसके ऊपर हाथ लगाने लगता है और अपने मन को शांत कर रहा होता है ताकि वो इस बार के अवेकनिंग टेस्ट में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। फैंग को देखकर टीचर कहती है शायद से तुम इस बार तो अवेक हो ही जाओगे, मुझे लगता है तुम इस बार अवेक होने ही वाले हो। तभी फैंग इस जगह पर कहता है हाँ शायद से इस बार मैं अवेक हो जाऊंगा क्योंकि मुझे इस स्टोन के अंदर से कुछ अलग सी फीलिंग्स आ रही है। और इसी के साथ ही जो फैंग के पास अवेकनिंग स्टोन होता है वो ग्लो करने लगता है इस जगह पर और इसी के साथ ही फैंग के सर के ऊपर एक स्टोन आ जाता है। सभी लोग इस जगह पर कहते हैं आखिरकार इसे कितने स्टार का टैलेंट मिलने वाला है, हमें देखना चाहिए इस जगह पर आखिरकार ये कौन से टैलेंट को अवेक करेगा। तभी फैंग उसी स्टोन के ऊपर हाथ को लगाए रखता है। टीचर कहती है इसका जो टैलेंट है वो इस जगह पर कोई ज्यादा पावरफुल टैलेंट नहीं होने वाला क्योंकि इसने 1 स्टार प्रोफेशन को चूज किया है। जैसे ही सभी बच्चे टीचर के मुंह से इस बात को सुनते हैं कि फैंग ने 1 स्टार प्रोफेशन अवेक किया है तो वो इस जगह पर हंसने लगते हैं और कहते हैं ये सही में एक कचरा है। इसी के साथ ही जो फैंग होता है वो इस जगह पर कहता है शायद से ये रिजल्ट गलत भी हो सकता है। तभी यहाँ पर हमें बताया जाता है जो 1 स्टार प्रोफेशन होता है वो सबसे ज्यादा लो रैंक का प्रोफेशन होता है। सभी लोग इस जगह पर सोच रहे होते हैं लेकिन आखिरकार उसने कौन से टैलेंट को अवेक किया होगा। तभी फैंग इस जगह पर कहते हैं आखिरकार मैं अवेक हो गया लेकिन इस तरीके से मैं बिल्कुल भी अवेक नहीं होना चाहता था, ये तो खाली एक 1 स्टार प्रोफेशन है। टीचर भी इस जगह पर काफी ज्यादा नाखुश होती है और कहती है इस तरीके के लड़के से आखिरकार हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते थे। सभी स्टूडेंट इस जगह पर हंस रहे होते हैं और कहते हैं इसके बारे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये हमारी एकेडमी का नंबर 1 कचरा है और सभी लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इस जगह पर
टीचर जो फैंग होता है उससे पूछने लगती है, क्या तुम मुझे इस जगह पर बताओगे आखिरकार तुमने किस टाइप के टैलेंट को अवेक किया है। लेकिन फैंग को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपेयर हुई थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था डार्क पावर के बारे में, लेकिन वो टीचर को इसके बारे में नहीं बताना चाहता था। टीचर को इस जगह पर लगता है कि उसे इस जगह पर अपने टैलेंट के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए टीचर उसे कहती है ठीक है इस चीज को लेकर इस जगह से जाओ, अपना सेकंड टेस्ट देने के लिए उस जगह पर तुम अपने सेकंड टेस्ट को दोगे तब शायद से तुम्हें इस जगह पर समझ में आ जाएगा आखिरकार तुमने किस टाइप के टैलेंट को अवेक किया है। तभी फैंग उस पेपर को लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। फैंग कहने लगता है लेकिन ये टैलेंट आखिरकार किस तरीके का है, इस पे मुझे दो टाइप के टैलेंट दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक है फॉरबिडन स्पेल और दूसरा डार्क पावर, और ये दोनों ही काफी ज्यादा अजीब है। मुझे ऐसा लगता है इन दोनों का यूज करने की वजह से मेरे साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मुझे इन चीजों का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कुछ भी कर इनका एक बार यूज कर देखना चाहता था आखिरकार ये किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके के टैलेंट को मैंने इस जगह पर अवेक किया है, क्योंकि सभी लोग इस जगह पर उसे एक ट्रैश इंसान समझ रहे थे। वो जानना चाहता था ये टैलेंट किस तरीके से वर्क करता है। अभी वो इस जगह पर समझ जाता है सेकंड टेस्ट एरिया में उसे जाकर अपने इस टैलेंट को टेस्ट करना चाहिए। इसी के साथ ही जो उसकी सिस्टम विंडो होती है वो उसे उसके स्पेल्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देने लगती है, लेकिन फैंग की ये सारी की सारी बातें दिमाग के ऊपर से जा रही थी। फैंग को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फैंग कहने लगता है जब मैं इन स्पेल को अपने आप से टेस्ट करके देख लूंगा तब मुझे इस जगह पर समझ में आ जाएगा आखिरकार इन स्पेल का यूज किस तरीके से किया जाने वाला है। अब फैंग भी इस जगह पर तैयार हो जाता है सेकंड टेस्ट देने के लिए, और इसी के साथ ही सेकंड टेस्ट की तरफ आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो अपनी स्किल्स को देखना चाहता था। हमें दिखाया जाता है एक डंजन पोर्टल जो कि एक नॉर्मल डंजन पोर्टल था एक टेस्ट के लिए, जिसके अंदर सभी स्टूडेंट जा रहे होते हैं। हमें टीचर को दिखाया जाता है, टीचर इस जगह पर इन सभी को समझाती है उस जगह पर जाकर तुम लोगों को अपने टैलेंट दिखाने हैं ताकि हम लोगों को भी पता चल सके आखिरकार किस तरीके का टैलेंट तुम लोगों ने अवेक किया है। लेकिन उस जगह पर जाकर तुम लोग अपनी टीम नहीं बना सकते, तुम्हें अकेले अकेले ही मॉन्स्टर्स को हंट करना है। फैंग कहता है आखिरकार ये सारी चीजें क्या हैं, क्या उस जगह पर जाकर टीचर को मेरे टैलेंट के बारे में पता चल जाएगा अगर मैंने अपने टैलेंट को यूज किया, आखिरकार मैं किस तरीके से टैलेंट को यूज कर पाऊंगा, क्योंकि उस जगह पर तो काफी सारे ड्रोन्स होने वाले। फैंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है लेकिन फिर भी वो उस डंजन के अंदर चला जाता है, और डंजन के अंदर जाने के बाद का जो दृश्य होता है वो पूरे तरीके से अलग होता है। फैंग कहता है मैं पहली बार एक डंजन के अंदर आया हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था एक डंजन के अंदर भी इसी तरीके से माहौल होता है जैसे कि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर होता है। यहाँ पर सभी लोग जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। नॉर्मली इस जगह पर खाली गॉब्लिन मॉन्स्टर्स ही थे जिनको वो मार कर उनको खत्म कर दे रहे थे, लेकिन जो फैंग होता है वो एक जगह पर छुपकर बैठा हुआ था। वो एक जगह पर बैठकर कहने लगता है काफी सारे ड्रोन्स मौजूद है इस जगह पर, मैं बिल्कुल भी इन ड्रोन्स के रहते हुए इस जगह पर अपने मैजिक पावर का यूज नहीं कर सकता, मुझे इस जगह पर रुकना होगा। जबकि हम देखते हैं उन ड्रोन्स से इस जगह पर फैंग के ऊपर भी नजर रखी जा रही थी, आखिरकार उसके पास किस तरीके का टैलेंट है। सभी लोग इस जगह पर उसी को देख रहे होते हैं। तभी इस जगह पर जो एक टीचर होते हैं वो कहते हैं आखिरकार ये लड़का इस जगह पर क्या कर रहा है, ये इस तरीके से छुपकर क्यों बैठा हुआ है, जबकि इसे तो इस जगह पर उन मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए। तभी टीचर कहती है इसने इस जगह पर 1 स्टार के प्रोफेशन को अवेक किया है और मुझे लगता है इसके पास डिफेंस टाइप टैलेंट होगा जिस वजह से ये फाइट नहीं कर रहा, क्योंकि एक डिफेंस टाइप टैलेंट वाला बंदा फाइट नहीं कर सकता। तभी दूसरा टीचर इस जगह पर बोलता है तो आखिरकार ये उस डंजन के अंदर गया ही क्यों है, इसे तो बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन तभी जो दूसरे टीचर होते हैं वो इस जगह पर कहने लगते हैं सर इस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस जगह पर मुझे काफी ज्यादा डार्क पावर महसूस हो रही है और ये पावर काफी ज्यादा है। मुझे लगता है उस जगह पर कोई हाई लेवल का बीस्ट अपेयर हुआ है और ये हाई लेवल का बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है और हमें जल्दी से जल्दी उस जगह पर जाना होगा, क्योंकि जो हमारे ड्रोन्स हैं उन्हें वो बीस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम देखते हैं एक जो ड्रोन होता है वो इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी के साथ ही जो बच्चे होते हैं वो भी इस जगह पर डरने लगते हैं, क्योंकि एक हाई रैंक का मॉन्स्टर इस जगह पर आ चुका था। और हम देखते हैं इस हाई रैंक के मॉन्स्टर को जिसके पास वुल्वरीन के जैसे ही क्लॉज होते हैं, और वो मॉन्स्टर इस जगह पर हंसते हुए कहने लगता है जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद है जो कि हमें हंट करने के लिए आए हैं उन सभी को इस जगह पर खत्म कर दो। यहाँ पर सारे के सारे गॉब्लिन्स उसकी बात मान रहे होते हैं, क्योंकि ये गॉब्लिन इस जगह पर उन सभी का किंग बन चुका होता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद है उन सभी को मार दो। तभी एक ड्रोन भी उन सभी को कैप्चर कर रहा होता है, लेकिन तभी ही जो वो किंग लेवल का मॉन्स्टर होता है वो उस ड्रोन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी पावर से और कहने लगता है सबसे पहले इस जगह पर जितने भी ये ह्यूमनाइट ड्रोन्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करो, उसके बाद हम ह्यूमन क्लैन के ऊपर जाकर हमला करेंगे। तभी हमें फैंग को दिखाया जाता है जिसके सर के ऊपर आकर एक ड्रोन गिरता है। फैंग कहने लगता है ये ड्रोन इस तरीके से क्यों टूट रहे हैं, आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है फैंग को कुछ भी नहीं पता था। फैंग कहता है अगर इस जगह पर सारे के सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है तो मेरे पास एक अच्छा मौका है। जबकि तुरंत ही वो बॉस मॉन्स्टर फैंग के सामने आ जाता है और एक इविल तरीके से हंसने लगता है और कहता है इस जगह पर तो काफी सारे बच्चे हैं, इन सभी को मारकर खत्म कर दो और इन सभी को मारने के बाद हमें वो खुशी मिलेगी जो कि काफी सालों से इन लोगों को मिल रही है हमें मारकर। जबकि फैंग अब इस जगह पर हंसते हुए कहता है अब इस जगह पर एक अच्छा मौका है मेरे पास अपनी फॉरबिडन स्पेल को यूज करने का और अब मैं उस फॉरबिडन स्पेल को यूज करने वाला हूं। इसी के साथ ही वो अपने फॉरबिडन स्पेल को यूज करना स्टार्ट कर देता है और कहता
है, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार ये जो स्पेल है ये किस तरीके से वर्क करता है। जैसे ही फैंग इस जगह पर अपने इस फॉरबिडन स्पेल को यूज करता है उसके चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। वो मॉन्स्टर भी ये देखकर हैरान हो जाता है। जो बॉस होता है वो कहने लगता है आखिरकार ये लड़का किस तरीके की मैजिक पावर को यूज कर रहा है, मैंने आज से पहले कभी भी इस तरीके की डरावनी पावर को फील नहीं किया। जबकि जो फैंग की पावर होती है वो इस जगह पर कुछ अजीब से क्रिएचर को पैदा कर देती है और वो जो क्रिएचर होते हैं वो डायरेक्टली इस जगह पर मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही इस जगह पर ये डार्क पावर बढ़ती है इन लोगों को भी फील होती है। फैंग की डार्क पावर को फील करते हुए ये लोग कहते हैं शायद से उस जगह पर कोई हाई रैंक का मॉन्स्टर है, वो बच्चे उनका सामना नहीं कर सकते क्योंकि ये डार्क पावर काफी ज्यादा है। जो टीचर होती है वो भी डर जाती है और कहती है उन बच्चों के लिए तो काफी ज्यादा खतरा है। और उस जगह पर एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो कि काफी ज्यादा कमजोर है, वो फैंग की बात कर रही होती है और कहने लगती है आखिरकार उसके साथ क्या होगा। जबकि हम देखते हैं जो उन मॉन्स्टर्स का लीडर होता है वो कहने लगता है इस जगह पर क्या हो रहा है, एक बच्चा इस जगह पर आकर हम सभी को मार रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। जो फैंग की पावर होती है वो और भी ज्यादा बढ़ती जाती है लेकिन फैंग इस पावर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। फैंग कहने लगता है डार्क पावर फॉरबिडन स्पेल दोनों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आगे आने वाले टाइम में जब मेरा लेवल अप हो जाएगा मैं इस जगह पर इसे अच्छे तरीके से कंट्रोल करूंगा। उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लगते हैं जितने मॉन्स्टर्स को वो इस जगह पर मार रहा होता है। मॉन्स्टर अभी भी लगातार मर रहे होते हैं और उसे लगातार एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं ताकि वो लेवल अप कर सके। इसी के साथ ही जो मॉन्स्टर का लीडर होता है वो भी इस जगह पर डरने लगता है। वो कहता है आखिरकार ये बच्चा किस तरीके की पावर को यूज कर रहा है, मैं इस जगह पर एक बच्चे से इतने ज्यादा बुरे तरीके से नहीं हार सकता। जबकि काफी सारी जो स्पिरिट्स होती है वो मॉन्स्टर्स होते हैं वो अब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं उसे मारने के लिए। इसी के साथ ही वो उसकी बॉडी को भी कवर कर लेते हैं। लास्ट टाइम पर हमें दिखाया जाता है जो फैंग के एक्सपीरियंस पॉइंट्स होते हैं वो टोटली 6000 प्लस हो चुके होते हैं। इसी के साथ ही फैंग की स्टेटस विंडो को दिखाते हैं जिसमें जो फैंग का लेवल होता है वो 10 हो चुका होता है और सारी की सारी जो चीजें होती है वो भी अपग्रेड हो चुकी होती है। फैंग कहने लगता है मैंने आज से पहले कभी भी किसी बंदे के बारे में नहीं सुना जो कि लेवल 10 पर पहुंच गया हो इस जगह पर आने के बाद। मेरा लेवल अप तो काफी ज्यादा तेजी से हुआ है, शायद से मैं और भी ज्यादा लेवल अप कर सकता हूं इस जगह पर रहकर। मुझे और भी मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए। लो लेवल के मॉन्स्टर्स को मारकर भले ही कम एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलता हो लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ ही अब काफी सारे ट्रेजर्स उसके सामने आने लगते हैं। जैसे ही फैंग इस जगह पर पड़े हुए ट्रेजर्स को देखता है वो हैरान हो जाता है और कहता है ये सारे के सारे ट्रेजर्स उन मॉन्स्टर को मारने की वजह से इस जगह पर छूट गए हैं, मैं इनका यूज कर सकता हूं और आगे आने वाले टाइम में इनको बेचकर काफी ज्यादा पैसा भी कमा सकता हूं। तभी वो इस जगह पर एक ट्रेजर को देखता है जो कि किसी भी बंदे के स्टैट्स को 10 प्लस कर सकता है। और इसी के साथ ही इस जगह पर वो वुल्वरीन के क्लॉज भी पड़े होते हैं जो कि एक गोल्डन रैंक का ट्रेजर है, जिसको देखने के बाद फैंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है इनको बेचने के बाद तो मैं काफी ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा। वो और भी ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है अब मैं अमीर होने वाला हूं शायद से। इसी के साथ ही एक अनाउंसमेंट सुनाई जाती है जिस अनाउंसमेंट के अंदर सारे के सारे टीचर कह रहे होते हैं सभी बच्चे डंजन के अंदर से जल्दी बाहर आ जाओ, उस डंजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से सभी के सभी बाहर आ जाओ वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। फैंग भी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मेरी डार्क पावर की वजह से हो रहा है। मुझे ऐसा ही लगता है ये मेरे डार्क पावर की वजह से है क्योंकि मैं अपनी डार्क पावर और उस फॉरबिडन स्पेल को सही तरीके से यूज नहीं कर सकता, उसकी पावर को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। और इसी के साथ ही अब फैंग को भी पता चल जाता है उसको और ज्यादा लेवल अप करना होगा ताकि वो अपनी पावर को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके। अब उसे कुछ भी कर इस जगह से निकलना होगा और बाहर किसी को भी इस बारे में नहीं बताना होगा कि ये उसके वजह से हुआ है। अगर वो जल्दी से इस जगह से बाहर नहीं गया तो जितने भी टीचर्स है वो उसे पकड़ लेंगे और बाद में उसके साथ क्या किया जाएगा इसके बारे में वो भी नहीं जानता। इसी के साथ ही अब हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। काफी सारे जो टेलीपोर्टेशन चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट बाहर आने लगते हैं। हम देखते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट हैरान होते हैं आखिरकार टीचर ने इतनी जल्दी उन्हें बाहर क्यों बुला लिया। जबकि वो स्टूडेंट कहते हैं अभी तो हमारा टेस्ट स्टार्ट ही हुआ था। फैंग को इस जगह पर पता था आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा था। फैंग ने तो काफी ज्यादा लेवल अप कर लिया था लेकिन तुरंत ही जो टीचर होते हैं वो कहने लगते हैं जो स्कूल है अब वो बंद हो चुका है, जब तुम्हें स्कूल में बुलाया जाए तब तुम इस जगह पर आ जाना, लेकिन अभी के लिए स्कूल बंद हो चुका है, जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकलो। टीचर भी हैरान होता है और कहता है अगर इन सभी को एक साथ मिलकर भी उस मॉन्स्टर को हराने दिया जाए तभी भी मुझे नहीं लगता कि उस जगह पर जो मॉन्स्टर है ये सभी मिलकर उसे हरा सकते हैं। जो हमारी टीम है वो इस जगह पर आने ही वाली है जिसके बाद हम खुद अंदर जाएंगे और खुद अंदर जाकर इन सारी चीजों को नोटिस करेंगे। लेकिन तभी जो टीचर होते हैं वो फील करने लगते हैं इस जगह पर जो वो डार्क पावर थी वो खत्म हो रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में उन्हें भी नहीं पता होता। वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो डार्क पावर का स्रोत था वो बाहर की तरफ चला गया या फिर कहीं और। जैसे ही टीचर इस जगह पर फैंग को देखती है वो कहने लगती है फैंग क्या तुम इस जगह पर ठीक हो। फैंग इस जगह पर टीचर से कहता है हाँ मैं इस जगह पर ठीक हूँ। तभी यहाँ पर जो फैंग होता है वो टीचर को देखकर हैरान होता है और टीचर से पूछता है आखिरकार इस जगह पर क्या हो रहा है। टीचर फैंग से कहती है जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलो, जब मैं तुम्हें इस जगह पर बुलाऊंगी तभी इस जगह पर दोबारा आना वरना बिल्कुल भी मत आना। फैंग भी इस जगह पर कहता है ठीक है टीचर मैं आपके बुलाने पर ही इस जगह पर वापस आऊंगा। इसी के साथ जो फैंग होता है वो रास्ते में भी स्कूल के बारे में बात कर रहा होता है और स्कूल के बारे में बात करते हुए कहता है आखिरकार उस जगह पर क्या हुआ जिस वजह से हमें बाहर निकाल दिया। और वो इस जगह पर सारी की सारी बातों को यू के साथ डिस्कस कर रहा होता है। यू कहने लगती है मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत सही में काफी ज्यादा
खराब थी आज, जब तुम लेवल अप करने ही वाले थे तभी इस जगह पर ये सब कुछ हुआ। फैंक कहता है मैं इसे अपनी डार्क पावर और फॉरबिडन स्पेल के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, वरना ये मेरे बारे में काफी सारी अजीब सी चीजें सोचेगी। इसी के साथ ही अब यहाँ पर फैंक अजीब सी चीजों के बारे में सोच रहा होता है, तभी यू इस जगह पर कहती है रुको इस जगह पर, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मेरी टीम कल एक डंजन के अंदर जाने वाली है, उस डंजन को क्लियर करने के लिए तुम उस जगह पर आ सकते हो मेरे साथ उस डंजन को क्लियर करने में मदद करने के लिए। लेकिन जो इस जगह पर फैंक होता है वह कहने लगता है इस जगह पर मैं नहीं आने वाला उस डंजन को क्लियर करने में तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं अपने लेवल अप को खुद कर सकता हूं। तभी फैंक इस जगह पर कहता है अगर इसने मेरी डार्क पावर को देख लिया उस डंजन के अंदर तो ये तो काफी ज्यादा शॉक हो जाएगी उन सारी चीजों को देखकर। तभी वो इस जगह पर कहती है यू कहती है लेकिन मैंने तो इस जगह पर ये कहा ही नहीं कि तुम इस जगह पर मना कर सकते हो, तुम्हें उस जगह पर आना है तो आना है, तुम्हें कुछ भी कर मना नहीं करना इन सब चीजों के लिए। फैंक ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहता है आखिरकार तुम इस जगह पर किस तरीके की बातें कर रही हो, मेरी मर्जी नहीं है, मैं उस जगह पर नहीं आना चाहता। यू कहती है इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें बाद में सोचना होगा, कल तुम उस जगह पर आओगे, अगर तुम नहीं आए तो उसके बाद मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। यहाँ पर ये सुनने के बाद तो फैंक और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है आखिरकार उस जगह पर अगर मैं चला भी गया तो उसके बाद मैं किस तरीके के पावर को यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो दो ही तरीके की पावर्स हैं इस जगह पर वो बताता है, जिनमें पहली डार्क पावर है और दूसरा फॉरबिडन स्पेल है। मुझे लगता है मुझे कहीं जाना होगा किसी शॉप के अंदर और उस जगह पर जाकर मैं कुछ सामान को खरीद सकता हूं। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है एक एक्सचेंज हॉल का सीन, जिस जगह पर आकर फैंक खड़ा होता है और कहने लगता है इस जगह पर मुझे कोई ना कोई स्पेल मिल जाएगी जिन स्पेल को मैं यूज कर सकता हूं उस जगह पर जाने के लिए। इसी के साथ ही फैंक कहता है चलो ठीक है अब इसके अंदर जाते हैं, और अब इसी के साथ ही वो उस एक्सचेंज हॉल के अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वो अंदर की तरफ नजारे देख रहा होता है और कहता है इस जगह पर तो काफी सारी चीजें हैं, मुझे लगता है मैं अपने सामान को भी इस जगह पर बेच सकता हूं और उससे काफी ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। काफी सारे और लोग भी इस जगह पर आए हुए होते हैं। तभी एक लड़की इस जगह पर फैंक के पास आती है और कहने लगती है सर इस जगह पर आप मुझे बताइए आखिरकार मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ। तो वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत भी होती है, जिस वजह से फैंक उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ मुझे इस जगह पर कुछ लो लेवल के वेपन्स को देखना है जिनके अंदर थोड़ी बहुत मैजिक पावर हो। लेकिन तभी वो लड़की कहने लगती है हमारे वहां पर काफी सारे हाई रैंक के वेपन्स है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, उनके अंदर भी काफी ज्यादा मैजिक पावर होती है। लेकिन फैंक उसे मना करता है और कहने लगता है मुझे वो चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे खाली एक लो रैंक के वेपन की जरूरत है जिसके अंदर लो मैजिक पावर हो। लेकिन वो लड़की इस जगह पर कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम जैसे गरीबों को मैं इस जगह पर कोई भी रास्ता नहीं दिखाने वाली, और जितने भी वेपन्स हैं तुम खुद चॉइस कर सकते हो। तभी वो ये काम किसी दूसरी लड़की को दे देती है। हम देखते हैं एक दूसरी लड़की को जो कि फैंक के पास आती है और कहने लगती है सर इस जगह पर आपको जो भी वेपन्स देखने हैं मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और वो लड़की अब फैंक को लेकर हर जगह पर जाती है जिस जगह पर काफी सारे लो लेवल के वेपन्स होते हैं, वो सारे के सारे वेपन्स को फैंक को दिखाने लगती है। फैंक काफी सारे वेपन्स को टेस्ट करता है, लेकिन काफी सारे वेपन्स को वो बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहा होता। लास्ट में उसे वेपन के रूप में एक रिंग मिलती है और वो उस रिंग को ले लेता है। वो कहने लगता है लेकिन अभी भी मुझे एक बात का शक है, कहीं मेरी डार्क पावर इस रिंग की पावर को इस जगह पर सप्रेस ना कर ले या फिर इसकी ही पावर के साथ मर्ज ना हो जाए। लेकिन कुछ भी कर मुझे ये रिंग तो लेनी ही है इस जगह पर, इसीलिए वो इस रिंग को ले लेता है और यहाँ पर उस लड़की से कहने लगता है क्या तुम मुझे इस जगह पर एक्सचेंज हॉल में लेकर जा सकती हो, मैं कुछ सामान को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। वो लेडी यहाँ पर कहती है ठीक है आप मुझे बताइए आप यहाँ पर किस तरीके के सामान को बेचना चाहते हैं। हमें ऑफिसर वांग को दिखाया जाता है जिसके पास ये दोनों ही आ जाते हैं। फैंक के हाथ में वही वुल्वरीन के क्लॉज होते हैं। फैंक कहता है मैं इस आइटम को बेचना चाहता हूँ इस जगह पर, ये गोल्डन रैंक की आइटम है, इसीलिए मुझे लगता है इसका प्राइस काफी ज्यादा होगा। वांग भी ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है ये आइटम तो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है, इनकी डिमांड हमें काफी ज्यादा होती है, मुझे लगता है आज ही तुम्हारा जो आइटम है ये जरूर बिक जाएगा। फैंक कहता है मुझे इस जगह पर इसकी अच्छी कीमत चाहिए, इसीलिए अगर तुम इसका अच्छा प्राइस लगाओगे तभी मैं इस जगह पर बेचूंगा, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। वांग भी कहने लगता है सर आप इस जगह पर वेट कीजिए, मैं इस आइटम का काफी ज्यादा अच्छा प्राइस लगाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही अब वो कहता है 2 मिनट इस जगह पर वेट कीजिए, मैं किसी को कॉल लगाकर इसके प्राइस के बारे में पूछ रहा हूं, क्योंकि किसी ग्राहक का मुझे कॉल आया था ऐसी ही किसी चीज को खरीदने के लिए। इसी के साथ ही वो उस बंदे को कॉल लगाते हैं और कहने लगते हैं मेरे पास वो चीज आ चुकी है जिस तरीके की चीज की तुम्हें जरूरत थी, मुझे प्राइस बताओ आखिरकार तुम कितना प्राइस देने वाले हो इस चीज का। तभी हमें फैंक को दिखाते हैं जिसकी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से खातिरदारी हो रही थी इस जगह के अंदर, और यहाँ पर तुरंत ही मैनेजर वांग आ जाते हैं। मैनेजर वांग इस जगह पर आने के बाद कहते हैं वो बंदे इस जगह पर 50,000 स्पिरिट स्टोन देने को तैयार है इन सारी चीजों के। ये बात सुनने के बाद तो साथ में बैठी हुई लड़की भी हैरान हो जाती है। तभी फैंक इस जगह पर कहता है ठीक है मुझे ये डील मंजूर है। तभी इस जगह पर जो वो बंदा होता है वो कहता है लेकिन इस चीज का 6% हम रखने वाले हैं अपने पास। फैंक इस जगह पर इस चीज के लिए मान जाता है और कहता है मैं अभी कुछ और इक्विपमेंट्स खरीदने वाला हूं, इसीलिए मेरे साथ चलो और उसके बाद तुम इस जगह पर बाकी के पैसे मुझे दे सकते हो। हम देखते बाकी कुछ लड़कियों को जो कि आपस में बात कर रही होती है और उस लड़की से पूछती है तुम्हें तो हमेशा से हैंडसम लड़के पसंद है, तो आखिरकार तुमने उस लड़के को रिजेक्ट क्यों कर दिया। तभी वो कहती है वो तो एक गरीब था इसीलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी इस जगह पर वो देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ पर जो फैंक है वो इस जगह पर मैनेजर के साथ आ रहा है।
है। तभी इस जगह पर वो दोनों लड़कियां बात करते हुए कहती है उस लड़के ने इस जगह पर एक आइटम बेची है जो कि 50,000 स्पिरिट स्टोन की है। ये सुनने के बाद तो वो लड़की भी हैरान हो जाती है क्योंकि जो 50,000 स्पिरिट स्टोन है वो उसकी 3 महीने की सैलरी से भी ज्यादा है। अब इस जगह पर उसे कोई भी कमीशन नहीं मिलने वाला। वो लड़की कहने लगती है अगर मैं उसके साथ गई होती तो शायद से मुझे कमीशन मिलता, जबकि अब यहाँ पर जो वो कमीशन होता है वो दूसरी लड़की को मिलने लगता है। वो लड़की कहती है आप जब भी इस जगह पर दोबारा आए तो मुझे से कांटेक्ट कीजिएगा। जबकि हम देखते हैं वो लड़की इस जगह पर अपना नाम फैंग को बताती है यांगशिन। इसी के साथ ही अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जो फैंग होता है वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर उसे आने के लिए यू ने कहा था। वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके के कपड़े पहनकर उस जगह पर आया हुआ था। सभी लोगों की नजर उसी के ऊपर होती है। फैंग कहने लगता है जो इस जगह पर वो मेरी आइटम थी उसके ऊपर मेरी डार्क पावर का बिल्कुल भी यूज नहीं होता। मैंने कल रात उसका यूज कर देख लिया है, लेकिन इस जगह पर हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता आखिरकार जो वो आइटम है वो किस तरीके से वर्क करती है और उसकी मैजिकल पावर क्या है। इसी के साथ ही फैंग को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर यू को देखकर यू से कहने लगता है तुमने इस जगह पर मुझे बुलाया था, मैं इस जगह पर आ चुका हूं। यू भी फैंग को देखकर खुश होती है और कहती है तुम भी इस जगह पर अच्छे तरीके से लेवल अप कर पाओगे और मैं तुम्हें लेवल अप करने के काफी सारे तरीकों के बारे में बताने वाली हूं। इसी के साथ ही वो इंट्रोडक्शन करवाती है फैंग को अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ। सभी लोग इस जगह पर फैंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कुछ लोग इस जगह पर फैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे होते क्योंकि उन लोगों की नजर में फैंग एक कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं होता। इस जगह पर जो यू होती है वो फैंग को कहने लगती है ये सभी मेरे काफी ज्यादा अच्छे टीममेट हैं। इसी के साथ ही कुछ लोग और आ जाते हैं इस जगह पर जो कि एक बंदे का नाम झांग होता है। झांग इस जगह पर फैंग को देखकर कहता है आखिरकार ये कचरा हमारे साथ क्यों आने वाला है। जैसे ही फैंग उस बंदे को देखता है वो कहने लगता है इस बंदे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इस बंदे से 3 मिलियन इस जगह पर लोन पर ले रखा है। तभी यहाँ पर जो झांग होता है वो यू के पास आता है और यू से कहने लगता है मैं तुम्हारे लिए काफी सारी स्पेशल चीजें लेकर आया हूँ क्योंकि तुम जल्दी लेवल 60 पर पहुंचने वाली हो और सीनियर एकेडमी में प्रमोट होने वाली हो। ये सुनने के बाद फैंग भी हैरान हो जाते हैं और कहता है लेवल 60 पर पहुंचना ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, मेरे लिए तो ये एक सपने जैसा ही है। इसी के साथ ही जो झांग होता है वो यू के लिए एक ट्रेजर को निकालता है बाहर और उस ट्रेजर को बाहर निकालते हुए कहता है अगर इस ट्रेजर को तुम पी लो इस जगह पर तो सही में तुम्हारी जो एजिलिटी है और बाकी सारी चीजें हैं उनमें 3 स्टेट पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। वो सभी भी इसे देखकर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं ये चीज तो काफी ज्यादा महंगी होगी। सभी लोगों की बात सुनने के बाद झांग इस जगह पर कहता है ये जो चीज है ये इस जगह पर 15 या फिर 20,000 क्रिस्टल की है, ये मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है और मुझे लगता है यू के लिए भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि यू भी मेरी जैसी एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन यू डायरेक्टली उसके मुंह पर इस चीज को मना कर देती है और कहने लगती है मुझे इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर फैंग भी इन सारी चीजों को देखकर हंस रहा होता है और कहने लगता है इसकी तो इस जगह पर मुंह पर बेइज्जती हो गई। वो अपने मन में इन सारी बातों को कर रहा होता है लेकिन तुरंत ही झांग इस जगह पर फैंग के ऊपर कहने लगता है आखिरकार इस कचरे को हम अपने साथ क्यों लेकर जाने वाले हैं। फैंग कहता है आखिरकार ये बीच में मुझे लेकर क्यों आ रहा है। तभी यू इस जगह पर कहती है तुम्हें अपनी जबान संभाल कर बात करनी चाहिए। झांग इस जगह पर कहता है लेकिन मैंने इस जगह पर कुछ भी गलत नहीं कहा, ये कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है, इस जगह पर हम इसको अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हैं। तभी इस जगह पर फैंग कहता है तुम आखिरकार तुम दोनों की लड़ाई के बीच में मुझे लेकर क्यों आ रहे हो, क्या तुम इस जगह पर यू के साथ फाइट नहीं कर सकते जिस वजह से तुम डर चुके हो। बाकी सभी लोग भी फैंग को इस जगह पर कहने लगते हैं तुम भी शांत हो जाओ और झांग से भी यही कह रहे होते हैं तुम शांत हो जाओ। लेकिन झांग इस जगह पर कहता है हम इस जैसे कचरे को अपने साथ क्यों ले जाने वाले हैं, ये तो हमारे ऊपर खाली एक बोझ बनेगा और हम इस जैसे बोझ को बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे अपने साथ। तभी यहाँ पर फैंग कहता है आखिरकार मैं तुम्हारे साथ जा भी नहीं रहा, तुम्हारी एक ट्रेजर बोतल इस जगह पर यू ने एक्सेप्ट नहीं करी जिस वजह से तुम मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। वो उस बेकार सी चीज के लिए मेरे ऊपर गुस्सा निकालना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी दूसरा बंदा इस जगह पर कहता है वो ट्रेजर बोतल कोई मामूली ट्रेजर बोतल नहीं थी, अगर तुम्हारे पास उससे अच्छा ट्रेजर कुछ है तो इस जगह पर हमें दिखाओ। झांग भी इसी चीज को कह रहा होता है दिखाओ जल्दी, अगर तुम्हारे पास उससे अच्छा कोई ट्रेजर हुआ तो मैं यहाँ पर घुटनों के बल झुककर तुमसे माफी मांगूंगा वरना तुम इस चीज को करोगे। लेकिन फैंग तुरंत ही इस जगह पर एक ट्रेजर को बाहर निकालता है जो कि वही ट्रेजर होता है जो कि उसे कल के दिन में मिला था उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद। वो उस ट्रेजर को बाहर निकालता है और कहता है ये ट्रेजर इस जगह पर किसी भी बंदे के स्टेट पॉइंट्स में 10 पॉइंट्स को बढ़ा सकता है। यू भी यहाँ पर इस ट्रेजर को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है हाँ शायद से ये वही ट्रेजर है। सभी लोग इस जगह पर ये देखकर हैरान होते हैं। तभी झांग इस जगह पर कहता है तुम इस जगह पर झूठ बोल रहे हो, ये यहाँ पर कोई भी रियल ट्रेजर नहीं है बल्कि ये फेक है इस जगह पर। तभी इस जगह पर फैंग उससे कहता है ठीक है इस चीज को इसे यू एक बार ट्राई करेगी और उसके बाद तुम्हें बताएगी क्या इस जगह पर ये सही है या फिर गलत। तभी यहाँ पर यू कहती है क्या सही में ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। फैंग कहता है ये तुम्हारे लिए है, जबकि यू के टीममेट भी इस जगह पर कहने लगते हैं मिस आपको एक बार इसे यूज करना चाहिए, हम भी देखना चाहते हैं क्या इस जगह पर ये सही का वही ट्रेजर है या फिर इस जगह पर ये एक फेक कॉपी है उसी ट्रेजर की। जैसे ही वो इस जगह पर इसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करती है सभी लोगों के पसीने छूट रहे होते हैं झांग के भी इस जगह पर, क्योंकि सही में ये वही ट्रेजर होता है। तभी इस जगह पर फैंग कहता है अब तुम मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ। तभी यू इस जगह पर कहती है ये सही में वही
ट्रेजर है, मेरे स्टैट पॉइंट्स में 10 पॉइंट्स ऐड हो चुके होते हैं। और यहाँ पर ये सुनने के बाद तो सभी लोग हैरान होते हैं। इसी के साथ ही अब जो यहाँ पर झांग होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसे तो फैंग के सामने झुकना पड़ेगा। फैंग इस जगह पर कहता है चलो ठीक है, अब इस जगह पर अपने वादे को पूरा करो, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको, मैं जल्दी से तुम्हें अपने घुटनों के बल देखना चाहता हूं। लेकिन झांग इस जगह पर मना करता है इन सारी चीजों के लिए। यूं कहती है अगर तुम इस जगह पर घुटने नहीं टेकने वाले तो तुम हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि तुम इस जगह पर अपने वादे को भी नहीं निभा रहे। सभी लोग उससे कहते हैं अपने वादे को निभाओ इस जगह पर, आखिरकार तुम किस तरीके के घटिया इंसान हो, तुम अपने वादे को बिल्कुल भी नहीं निभा रहे। ये सुनने के बाद तो झांग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है इसका बदला तो इस जगह पर मैं तुमसे जरूर लूंगा, जो भी तुमने अभी मेरे साथ किया इसका एक ना एक दिन तुमसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैं बदला लूंगा। और वो तुरंत ही झुक जाता है फैंग के सामने और झुकने के बाद कहता है मुझे माफ कर दो इस जगह पर जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। लेकिन फैंग अब इस जगह से आगे बढ़ने लगता है और कहता है बाकी की टीम तैयार रहो, क्योंकि यू सबसे पहले मुझे कुछ ट्रेनिंग देना चाहती है, जिसके बाद वो तुम्हारे पास आएगी। यू कहती है हम सभी लोग पहले ही उस डंजन के अंदर जाने वाले, जिसके बाद मैं उन सभी के साथ आगे की तरफ बढ़ूंगी, तुम बीच में ही रुक जाओगे सेफ एरिया के अंदर। फैंग कहता है ठीक है। और इस जगह पर फैंग यू की सारी बातों को मान रहा होता है, लेकिन फैंग अपने मन में बताता है कि उस जगह पर जो बॉस मॉन्स्टर है उसे मैं मारना चाहता हूं, और यू से पहले मुझे उस जगह पर पहुंचना होगा और उस बॉस मॉन्स्टर को मारकर उसके ट्रेजर को छीनना होगा। जबकि तुरंत ही यू फैंग के लिए कुछ लेकर आई होती है और उन बुक्स को निकालते हुए कहती है ये इस जगह पर कुछ स्पेल्स की बुक है, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास जो टैलेंट है वो मैजिक का टैलेंट है, तुम इसे यूज कर देख सकते हो, क्या पता है इससे तुम्हारी जो पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ये कुछ मैजिक टाइप की ही बुक है। फैंग भी उन बुक्स को देखकर हैरान होता है और कहने लगता है ये इस जगह पर पर्पल रैंक की बुक है, और यहाँ पर ये तो मेरे गोल्डन रैंक के ट्रेजर से काफी ज्यादा कीमती है। लेकिन यू इस जगह पर कहती है तुमने जो ट्रेजर मुझे दिया है उसके बराबर ये बिल्कुल भी नहीं है। फैंग कहता है ठीक है तो मैं इसे रख लेता हूँ इस बार। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाते हैं, हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। डंजन के अंदर का एरिया काफी ज्यादा भयानक होता है। इसी के साथ ही हमें ग्रेवयार्ड दिखाया जाता है, जिस ग्रेवयार्ड के अंदर से हमें कुछ बाहर आते हुए दिखाया जाता है। ये होते हैं ज़ॉम्बीज इस जगह पर, और ये ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हंस रहे होते हैं। तभी हमें कुछ पावर एरोज दिखाए जाते हैं जिनके अंदर काफी सारी पावर्स को इम्ब्यूट किया होता है, और इसी के साथ ही ये एरोज इन ज़ॉम्बीज के सर के ऊपर लगने लगते हैं और ज़ॉम्बीज धीरे धीरे कर मरने लगते हैं। और यहाँ पर इन सारे एरोज को और कोई नहीं बल्कि यू चला रही होती है। यू कहने लगती है फैंग इस जगह पर तुम इन सारी की सारी चीजों को देखो, जबकि फैंग इस जगह पर तालियां बजा रहा होता है और कहने लगता है ये सारी चीजें मेरे लिए बोरिंग है, क्योंकि ये मुझे इस जगह पर ट्रेनिंग दे रही है और इस टाइम पर मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता और अपनी किसी भी पावर को यूज नहीं कर सकता। मैंने तो अभी तक बिल्कुल भी एक्सपीरियंस गेन नहीं किया। इसी के साथ ही जो यू होती है उसको एक कॉल आता है, जो कि उसके साथ ही होता है। उसके साथ ही उससे कॉल पर कह रहे होते हैं जल्दी इस जगह पर आओ, हम यहाँ पर बॉस के काफी ज्यादा करीब पहुंचने वाले हैं, इस जगह पर हमें तुम्हारी मदद की चाहिए होगी बॉस को हराने के लिए। झांग भी कह रहा होता है मुझे बॉस के सारे ट्रेजर्स चाहिए, इसीलिए जल्दी आओ। जबकि इस जगह पर जो यू होती है वो भी कह रही होती है थोड़ी ही देर में मैं उस जगह पर पहुंच रही हूँ, तब तक तुम लोग बॉस हंटिंग स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि बॉस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ होगी बॉस को हराने में। झांग कहता है हमें पता है इस सब चीजों के बारे में, जब तक तुम इस जगह पर नहीं आ जाती हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे, वैसे भी हम बॉस के रूम से काफी ज्यादा दूर हैं। यू भी यहाँ पर ये सुनने के बाद कहती है ठीक है मैं जल्दी उस जगह पर आ रही हूँ एक स्पेशल काम को खत्म करने के बाद। इसी के साथ ही यू इस जगह पर फैंग से कहती है तुम इस जगह पर वेट करो या फिर सेफ एरिया में चले जाओ, जब तक मैं इस जगह पर नहीं आ जाती तुम्हारी ट्रेनिंग में बाद में स्टार्ट करूंगी, इसीलिए मेरा वेट करना, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ बॉस को खत्म करने के लिए। ये सुनने के बाद फैंग भी इस जगह पर कहता है ठीक है तुम जाओ बॉस को खत्म कर दो इस जगह पर, बॉस को बिल्कुल भी मत छोड़ना और उसके पास से एक ट्रेजर मेरे लिए भी लेकर आना। यू यहाँ पर ये सुनने के बाद कहती है ठीक है मैं भी जा रही हूँ आगे की तरफ, और इसी के साथ ही यू निकल जाती है इस जगह से। फैंग उसे इस जगह पर कहता है मेरे लिए वहां से एक ट्रेजर जरूर लेकर आना, और इसी के साथ ही वो उसे बाय करने लगता है। जब वो ये सारी की सारी चीजों को कर रहा होता है तभी इस जगह पर जो यू होती है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है शांत हो जाओ इस जगह पर, वापस से इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी मत करना। हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि एक इविल स्माइल करते हुए कहता है मेरे पास एक और टैलेंट है इस जगह पर, मैं पूरे हफ्ते में एक दिन अपनी पावर को काफी ज्यादा हद तक यूज कर सकता हूँ, शायद से अब मुझे इस जगह पर अपनी पावर को काफी ज्यादा अमाउंट में यूज करना होगा, जिस वजह से मुझे काफी सारी पावर की जरूरत है। इसी के साथ ही जो उसके सामने स्क्रीन होती है उसके ऊपर भी उसकी स्पेल्स और उसकी स्किल्स के बारे में लिखा जाता है। तभी फैंग कहता है मुझे अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा बढ़ाना है इस जगह पर। तभी वो अपने स्टैट्स को दिखाता है, वो कहता है जल्दी से जल्दी मुझे लेवल 15 पर पहुंचना होगा, तभी इस जगह पर मैं अपने एक और स्किल स्लॉट को अनलॉक कर पाऊंगा और इन स्किल्स को उस जगह पर रख पाऊंगा। जबकि और भी सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो बाहर की तरफ आने लगते हैं, जबकि हम देखते हैं जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इनके साथ एक जनरल भी होता है जो कि इन सभी को लीड कर रहा होता है। तभी हमें एक और टीम का सीन दिखाया जाता है जो कि इसी डंजन के अंदर होती है। वो कहने लगती है हमें इस जगह पर इन मॉन्स्टर्स को मारना होगा, ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें तैयार होना होगा फाइट करने के लिए। लेकिन तभी जब वो लोग फाइट करने के लिए तैयारी हो रहे होते उनके सामने से एक फायर बीम निकलती है, उनके सामने के सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। ये देखने के बाद तो जो हीलिंग टैलेंट वाली लड़की होती है वो भी हैरान होती है और कहती है सामने की तरफ क्या चल रहा है। सभी लोग इस जगह पर बताते हैं इस जगह पर दूसरे एकेडमीज के भी स्टूडेंट आए हुए हैं जो कि शायद से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग है। तभी इस जगह पर एक बंदा कहता है इस जगह पर तो यू आई हुई है, जो कि हमारी सिटी की एक सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। ये लोग तो इस जगह पर पूरे तरीके से इन मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। हमें नहीं लगता अब हमें कोई चांस भी मिलने वाला है इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने का, क्योंकि ये सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि इस जगह पर हम देखते हैं झांग को, जो कि कहने लगता है हमें जल्दी से जल्दी बॉस रूम तक पहुंचना होगा। बॉस रूम तक पहुंचने के बाद ही मुझे वो सारी की सारी ट्रेजर्स मिल पाएंगे, जिनके बाद जो मेरी पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो अपनी पावर को यूज कर रहा होता है। शायद से इस बंदे के पास फायर टैलेंट है, जिसको वो यूज करते हुए सभी को मार रहा होता है, जला रहा होता है इस जगह पर। तभी यहाँ पर जो एक और बंदा होता है वो कहता है क्या तुम्हें लग रहा है कि इस जगह पर आने के बाद तुम थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो गई हो? वो लड़की भी कहती है हाँ, मुझे भी इस तरीके की फीलिंग्स आ रही है कि मैं भी स्ट्रांग हो चुकी हूँ। हमें बॉस का टावर दिखाया जाता है, जिसके वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है, जो कि एक डार्क मैजिक से बना हुआ पोर्टल होता है, जो कि एक टेलीपोर्टेशन चैनल है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज यूज करता है। हम देखते हैं इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल से और कोई नहीं बल्कि फैंग बाहर आता है। फैंग बाहर आते हुए कहता है मेरे को अभी अभी मेरी एक और नई स्किल के बारे में पता चला है, वो है टेलीपोर्टेशन, जिसका यूज करते हुए मैं लगभग कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये स्किल 1 घंटे तक ही मेरे काम आने वाली है। मैं पूरे हफ्ते में एक ही बार इसका यूज कर सकता हूँ, और अभी मैं इसका यूज करने वाला हूँ लगभग 1 घंटे तक, और ये मेरे डार्क मैजिक की पावर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकती है। इसी के साथ ही हमें उस नेक्रोमेंसर बॉस का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था। इसी के साथ ही फैंग की उस जगह पर एंट्री होती है। फैंग उसके सामने हाथ हिला रहा होता है, जबकि वो नेक्रोमेंसर बॉस उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं आखिरकार तुम्हारी अकेले आने की इस जगह पर हिम्मत कैसे हुई, तुम जैसे लड़के की। तभी फैंग भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहता है इसने तो मेरे ऊपर डायरेक्टली हमला करना स्टार्ट कर दिया। हम देखते हैं जैसे ही वो हमले का जो साइड इफेक्ट होता है वो सामने की तरफ से हटता है, सामने की तरफ कुछ भी नहीं होता। वो नेक्रोमेंसर बॉस भी ये देखकर हैरान होता है, क्योंकि फैंग तो कहीं भी गायब नहीं हुआ था। फैंग इस जगह पर अब उसके पीछे की तरफ से बाहर आते हुए कहता है अब मैं तुम्हें इस जगह पर बताने वाला हूँ आखिरकार मैं इस जगह पर अकेले क्यों आया। जबकि वो नेक्रोमेंसर बॉस भी फैंग की इस तरीके की पावर्स को देखकर हैरान होता है। उसने भी आज से पहले टेलीपोर्टेशन पावर किसी भी बंदे के पास नहीं देखी थी। फैंग बताता है मैं सारे के सारे ट्रेजर्स को अकेला हड़पना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं इस जगह पर अकेला आया हूँ। इसी के साथ ही फैंग उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। फैंग इस तरफ अपनी एक टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसका नाम मीटियोर रेन होता है। उसकी इस टेक्निक की वजह से काफी सारे जो मीटियोर होते हैं वो इस जगह पर गिरने लगते हैं उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर, और उस बॉस मॉन्स्टर के मेंशन को तबाह करने लगते हैं। ये देखने के बाद तो वो बॉस मॉन्स्टर भी हैरान हो जाता है, और इस जगह पर जो फाइट होती है वो बहुत जल्दी एंड हो जाती है। हम देखते हैं एक बहुत बड़े धमाके को, जो कि उसी जगह पर हुआ था जिस जगह पर बॉस मॉन्स्टर और फैंग होते हैं। इसी के साथ ही फैंग को दिखाया जाता है। फैंग को इस रेन की वजह से कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होता, बल्कि उस बॉस मॉन्स्टर को नहीं दिखाया जाता, शायद से वो मर गया है। इसी के साथ ही फैंग की जो स्क्रीन होती है वो उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट देती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो फैंग का लेवल अप होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है, और वो लेवल 30 पर पहुंच जाता है। तभी फैंग इस जगह पर गिर रहे ट्रेजर्स को देख रहा होता है, क्योंकि उसने बॉस मॉन्स्टर के अलावा काफी सारे और मॉन्स्टर्स को भी मारा था, और इसी के साथ ही उसे ये ट्रेजर्स मिलने लगते हैं। फैंग इन ट्रेजर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और खुश भी, और कहने लगता है अगर इन ट्रेजर्स को जाकर मैं बेचता हूं तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा प्राइस मिलेगा। इसी के साथ ही उसे एक मास्क मिलता है, जिसको वो देखकर कहता है मुझे इसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना होगा। इस मास्क के स्टैट्स हमें बताए जाते हैं। ये मास्क जो है किसी भी बंदे की मैजिक पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन वहीं उसके डिफेंस को भी काफी ज्यादा वीक कर देता है, जिस वजह से फैंग कहता है मुझे कुछ भी कर कर इसे एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो मेरी पावर होगी मैजिक की वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी इस जगह पर जो उसका सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि उसने इस जगह पर 2 हिडन ऑक्यूपेशन को अनलॉक कर लिया है। वो इस जगह पर किसी को भी अपने लिए चूज कर सकता है, लेकिन इस जगह पर हमें नहीं बताया जाता आखिरकार वो कौन सी क्लास को चॉइस करता है। इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और काफी ज्यादा खुश होता है, और यहाँ पर कहने लगता है अब मुझे इस जगह पर कुछ ऐसे मिशंस को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जिनसे इस जगह पर मुझे काफी ज्यादा अच्छी कमाई हो सके और अच्छे ट्रेजर्स मिल सके। हमें सीन दिखाया जाता है यू और यू की टीम का, जिस जगह पर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी फैली हुई थी, और ये सारी की सारी डार्क एनर्जी और किसी की नहीं बल्कि इस जगह पर फैंग की होती है। ये डार्क एनर्जी इस जगह पर जो मॉन्स्टर होते हैं उनको भी डरा रही होती है। इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता ये डार्क एनर्जी कहां से आ रही है। तभी इस जगह पर यू अपनी टीम से कहने लगती है अब हमें इस जगह से चलना चाहिए, क्योंकि जो ये डार्क एनर्जी का फ्लो है ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन झांग इस जगह पर मना करने लगता है और कहता है मैं इस जगह से ट्रेजर लिए बिना नहीं जाऊंगा। तभी यू इस जगह पर कहती है तुम अगर मरना चाहते हो तो अकेले मरो। ये सुनने के बाद झांग को भी गुस्सा आ जाता है। हम देखते हैं यू इस जगह पर फैंग को मैसेज कर बता रही होती है कि वो उस जगह पर आ रही है। तभी इस जगह पर फैंग उसे बताता है कि वो उस जगह से निकल चुका है पहले ही, इसीलिए उसे उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, और वो इसके लिए सॉरी भी कहता है। इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है मिशन हॉल का, जिस जगह पर कोई भी बंदा अपने लिए मिशन को चूज कर सकता था। हम देखते हैं जैसे ही फैंग इस जगह पर आता है फैंग कहता है इस जगह पर तो पूरी की पूरी जगह खाली है, मुझे लगता है आज कोई भी इस जगह पर मिशन लेने के लिए नहीं आया। तभी जो लेडी होती है
वो फैंग से कहती है जल्दी से मुझे इस जगह पर अपने बायोडेटा के बारे में बताओ, मैं सारी की सारी चीजें इस चीज में दर्ज कर देती हूँ, जिसके बाद तुम्हें इस जगह पर मिशन मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे टाइप के कोई भी मिशन नहीं है इस जगह पर, इसीलिए मुझे तुम्हें मेन हॉल में लेकर जाना पड़ेगा। तभी फैंग इस जगह पर अपना सारी की सारी आइडेंटिटी उसको बताने लगता है। वो सुनने के बाद तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है ये तो इस जगह पर एक कचरा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसी के साथ ही वो फैंग को अपने साथ ले जाने लगती है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ ले जाते हुए फैंग से कहती है अंदर जाकर तुम किसी भी मिशन को अपने लिए चूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इस जगह पर जो तुम्हारा मिशन है वो ज्यादा टफ ना हो। तभी फैंग कहता है ठीक है, इस जगह पर मैं इन सारी चीजों को ख्याल रखूंगा। तभी जो फैंग होता है वो अंदर की तरफ देखने लगता है, अंदर काफी सारे मिशन होते हैं। फैंग कहता है मुझे इन सारे के सारे मिशन को चेक करना चाहिए। लेडी इस जगह पर एक ऑफिसर की तरफ देखने लगती है जो कि इस जगह पर लेडी से कुछ बात करने के लिए आया हुआ था। लेडी उस ऑफिसर से कहती है आखिरकार ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से तुम इस जगह पर आए हो। तभी वो ऑफिसर लेडी को सारी की सारी बातें बताने लगता है। 2 बार उन्हें ऐसा अंदेशा हुआ है कि हमारी सिटी के अंदर कोई ऐसा मॉन्स्टर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बार बार उस मॉन्स्टर की एनर्जी गायब हो जा रही है और ये लोग इस जगह पर फैंग की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पर वो लेडी कहती है मुझे भी इसके बारे में पता करना होगा, मुझे इसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता। इसी के साथ ही फैंग के सामने उसका पहला मिशन आता है जिसमें उसे एक मॉन्स्टर को पकड़कर मारना था। फैंग इस मिशन को देखकर कहने लगता है इसकी डिफिकल्टी लेवल इस जगह पर ए है, क्या मुझे इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी के साथ ही फैंग के सामने एक और मिशन आता है और यहाँ पर जो फैंग होता है वो उस दूसरे मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको एक्सेप्ट करने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है ये मिशन तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि मुझे एक टेंपल के अंदर जाना है और वहां पर जाकर उसके हिडन बॉस को डिफीट करना है और इस मिशन के बारे में हमें जो भी चीजें हैं वो आगे चलकर बताई जाएंगी। जबकि फैंग अब उस जगह से निकल रहा होता है, लेकिन जब वो उस जगह से निकलता है वो कहने लगता है इस जगह पर जो पहले लेडी थी वो इस जगह पर नहीं है, यानी कि वो किसी और काम के लिए इस जगह से चली गई, लेकिन मुझे थोड़े टाइम के लिए इस जगह पर किसी पावरफुल बंदे की प्रेजेंस महसूस हुई थी। तभी हमें सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है एक शैडो सोल्जर को। तभी हम देखते हैं इस जगह पर जो एक बंदा होता है वो कहने लगता है मैं आज पहली बार किसी शैडो सोल्जर को देखने वाला हूँ, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी यहाँ पर दूसरा बंदा उसे शांत करवाता है और कहने लगता है जो शैडो सोल्जर्स होते हैं उनकी जो पहनावा होता है वो हमसे पूरी तरीके से अलग होता है और पावर लेवल का भी हम लोगों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि इस जगह पर जो शैडो सोल्जर्स होते हैं यानी कि शैडो ग्रुप के लोग होते हैं वो इस जगह पर डार्क पावर को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। इस जगह पर जो लेडी है वो भी डार्क पावर को अच्छे तरीके से यूज कर सकती है। हम देखते हैं ये वही लड़की होती है जिसने इस जगह पर फैंग को वो मिशन दिलवाए थे। यहाँ पर ये कहने लगती है मैं भी उन डार्क पावर के सोर्स का पता नहीं कर पा रही, वो डार्क पावर सही में काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। आखिरकार ये डार्क पावर कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। वो लोग कहने लगते हैं क्या इस जगह पर आप हमें ये बता सकती हैं कि ये डार्क पावर किसी ह्यूमन की है या फिर किसी मॉन्स्टर की। वो बंदा और भी क्वेश्चंस करने लगता है इस जगह पर उस लेडी से और कहता है क्या आपको लगता है कि ये जो पावर है ये डार्क पावर किसी ह्यूमन की हो सकती है। वो लेडी इसके लिए मना करती है और कहने लगती है ये जितनी ज्यादा डार्क पावर है इसको कोई भी ह्यूमन अपनी बॉडी के अंदर कंटेन नहीं कर सकता, मुझे लगता है ये कोई ना कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर है। यहाँ तक मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल किंग लेवल भी हो सकता है। अगर ये किंग लेवल का मॉन्स्टर हुआ तो हमारी पूरी की पूरी सिटी को वो तबाह करके रख देगा, हम उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जो लेडी होती है वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचकर काफी ज्यादा घबरा रही होती है और कहने लगती है जैसे ही अगली बार तुम्हें उस डार्क एनर्जी के सिग्नल्स मिले मुझे उसके बारे में जल्दी से जल्दी बताओ, क्योंकि हम उस जगह पर जाकर उस मॉन्स्टर को पकड़ सकते हैं या फिर उसको मार सकते हैं, क्योंकि हमें पूरी टीम की जरूरत होगी उसको मारने के लिए। तभी एक और बंदा इस जगह पर कहता है हम अपने आसपास की सिटी से भी मदद बुला सकते हैं। तभी वो लेडी कहती है हमारी आसपास की सिटी में कोई भी सिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जो कि एक किंग लेवल के मॉन्स्टर का सामना कर सके, हमें दूसरी सिटीज से मदद चाहिए होगी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल सिटीज हैं जहां पर काफी ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं। इसी के साथ ये हमें दिखाया जाता है फैंग को। जो फैंग होता है वो अपने घर में आने के बाद कहता है मैं अपने घर में आने के बाद अपने आप को काफी ज्यादा अच्छा फील कर पा रहा हूँ। इसी के साथ ही वो अपने मिशन के बारे में सोचने लगता है, जितने भी उसे आज ट्रेजर्स मिले वो काफी ज्यादा अमेजिंग थे, मुझे उनमें से कुछ ट्रेजर्स को बेचना होगा। इसी के साथ ही वो कहता है चलो ठीक है, मुझे यहाँ पर यू ने कुछ स्किल्स दी थी, उनको इस जगह पर मुझे अपने स्किल स्लॉट में लगा लेना चाहिए। इसी के साथ ही वो सबसे पहले एक प्रोटेक्टिव बैरियर वाली स्किल को इस जगह पर अपने स्किल स्लॉट में लगाने लगता है। उसका सिस्टम उसे बताता है इस जगह पर ये जो तुम्हारी स्किल है ये पूरे तरीके से अटैच हो चुकी है और इस जगह पर इसमें डार्क पावर की वजह से काफी सारे चेंजेस भी आ चुके हैं, जिस वजह से तुम्हारा जो प्रोटेक्टिव बैरियर होगा वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा और हमेशा तुम्हारे चारों तरफ रहेगा। फैंग अब दूसरी स्किल के बारे में सोचने लगता है और कहता है क्या वो स्किल भी इस जगह पर अच्छे तरीके से अटैच हो पाएगी मेरी डार्क पावर के साथ। लेकिन यहाँ पर जो उसकी दूसरी स्किल होती है जो कि यू ने दी थी वो भी इस जगह पर अच्छे तरीके से अटैच हो जाती है। फैंग ये देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है ये स्किल तो सही में अमेजिंग है, ये भी इस जगह पर मेरी डार्क पावर के साथ अच्छे तरीके से अटैच हो चुकी है। अब मुझे इस जगह पर कुछ और न्यू बुक्स को परचेस करना होगा, कल मैं जाऊंगा एक्सचेंज हॉल में और उस जगह पर कुछ न्यू बुक्स को परचेस करूंगा। नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता
जाता है एक्सचेंज हॉल में, जिस जगह पर वही लड़की खड़ी होती है जिसने थोड़े टाइम पहले जो फेंग था उसे एक गरीब इंसान समझकर इस जगह से निकाल दिया था। जबकि हम देखते हैं अब यहाँ पर वो फेंग से कहने लगती है, सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। फेंग इस जगह पर कहता है, यहाँ पर सिन को बुलाओ, मुझे यहाँ पर सिन की हेल्प की जरूरत है। तभी वो इस जगह पर कहती है, सिन इस जगह पर नहीं आ सकती, मुझे ही आपकी हेल्प करनी पड़ेगी शायद से, क्योंकि सिन इस जगह पर दूसरे कस्टमर को वेपन्स दिखा रही है। जबकि फेंग उसे मना करता है और कहने लगता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे इस जगह पर तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो लेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, ये इस जगह पर मुझे इग्नोर कर रहा है, आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकता है। और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो उसका कस्टमर है। इसीलिए वो फेंग के सामने वापस आ जाती है और कहती है, सर ये तो इस जगह पर मेरा काम है, मुझे मेरा काम करने दीजिए, मुझे लगता है मुझे ही आपकी हेल्प करनी होगी। लेकिन फेंग इस जगह पर मना कर देता है और कहता है, मुझे इस जगह पर तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी टाइम पर हम देखते हैं जो सीन होती है वो भी इस जगह पर आ जाती है। सीन इस जगह पर आते हुए फेंग से कहने लगती है, ओह मुझे इस जगह पर माफ कर देना, मैं लेट हो गई। फेंग इस जगह पर उससे कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है तुम खाना खा रही थी और खाना खाने के बाद मैंने तुम्हें रेस्ट करने का भी मौका नहीं दिया। लेकिन सीन इस जगह पर इसके लिए माफी मांगती है और कहती है, आपने इस जगह पर बताया था जब मैं इस जगह पर अगली बार आऊंगा तो इस जगह पर तुम ही मुझे ट्रीट करोगी, यहाँ पर मैं लेट हो गई, इसके लिए मुझे माफ करना। तभी फेंग इस जगह पर कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे जल्दी से इस जगह पर एक्सचेंज हॉल के अंदर ले चलो, मैं कुछ और सामान को बेचना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो अब उस दूसरी लेडी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, अगर मुझे कभी भी इसे डिस्ट्रॉय करने का मौका मिला मैं इसे डिस्ट्रॉय करके रख दूंगी। जबकि फेंग तुरंत ही 2 बुक्स को निकाल लेता है इस जगह पर वांग के सामने और उन दोनों बुक्स को बेचने की बात करता है और कहने लगता है, अगर तुम इन दोनों बुक्स को खरीदना चाहते हो या फिर तुम्हारा कोई कस्टमर है जो कि इनको खरीदना चाहता है तो मुझे इसके बारे में बताओ। वांग इस जगह पर कहता है, मुझे इसके बारे में पता करना होगा, वेट कीजिए इस जगह पर, मैं थोड़े ही टाइम में इसके बारे में बता दूंगा, तब तक तुम लोग इस जगह पर हमारे कैंटीन में जाकर खाना खा सकते हो। वांग सोच रहा होता है इस लड़के की बैकग्राउंड क्या है, पिछली बार ये गोल्डन रैंक के आइटम को इस जगह पर लाया था लेकिन इस बार पर्पल रैंक के आइटम को लेकर आया है, ये बंदा तो सही में अमेजिंग है। तभी फेंग इस जगह पर खाना खा रहा होता है और उसके साथ शिन भी खाना खा रही होती है, ये दोनों ही काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी फेंग इस जगह पर कहता है, वेटर जल्दी से बिल लेकर आओ। लेकिन शिन उसे मना करती है और कहने लगती है, मैंने इस जगह पर पहले ही बिल दे दिया है, अब आपको बिल देने की जरूरत नहीं है। फेंग कहता है, आखिरकार तुम्हें बिल देने की क्या जरूरत थी, तुम्हें बिल्कुल भी बिल नहीं देना चाहिए था। लेकिन फेंग से वो कहने लगती है, ये मेरी ट्रीट है इस जगह पर। तो फेंग उससे कहता है, तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर शिन उसके लिए भी मना करती है और कहती है, आप अकेले घर जा सकते हैं, मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आज मुझे सिटी से बाहर वाले हॉस्पिटल में जाना है। और इसी के साथ ही वो फेंग से अलविदा लेती है क्योंकि अब काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और फेंग ने भी अपने आइटम्स को बेच दिया था। जिसके बाद फेंग इस जगह से जाने लगता है। तभी इस जगह पर वो कहती है, मुझे जल्दी से इस जगह पर हॉस्पिटल में ले चलो, पड़ोस वाली सिटी के। तभी वो याद करने लगती है उस जगह पर उसके फादर एडमिट है और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसे तो लगा था वो इस बार बिल्कुल भी अपने फादर के जो मेडिकल बिल्स है उन्हें नहीं उतार पाएगी, लेकिन सब कुछ फेंग की वजह से हुआ। फेंग ने काफी सारे सामानों को बेचा जिस वजह से उसको काफी ज्यादा बोनस मिला, जिस वजह से वो इस महीने अपने फादर के जो इलाज का खर्च है उसे आसानी से उठा सकती है। वो काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है। लेकिन इसी टाइम पर जो उसकी गाड़ी होती है उसके ऊपर हमला हो जाता है और ये हमला और किसी ने नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स ने किया था। और ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर उस ड्राइवर को मार देता है। ये देखने के बाद तो शिन हैरान हो जाती है और कहती है, आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस जगह पर मॉन्स्टर कैसे आ सकते हैं, ये तो सिटी का एरिया है, इस जगह पर मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी इस जगह पर हम देखते हैं एक पोर्टल से जो कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से बाहर आ रहे होते हैं, क्योंकि ये पोर्टल अभी अभी ओपन हुआ था, जिस वजह से ह्यूमंस को ज्यादातर चीजें इसके बारे में नहीं पता थी। लेकिन जो मॉन्स्टर थे वो लगातार हमला कर रहे होते हैं। तभी जो शिन होती है वो अपने कार के दरवाजे को ओपन करती है क्योंकि उसकी कार के ऊपर भी एक मॉन्स्टर था और वो तुरंत ही कार से नीचे की तरफ कूद जाती है। शिन कहती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी के साथ ही अब उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। शिन भी ये देखकर डर रही होती है क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। शिन उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या मैं मरने वाली हूं। लेकिन इसी के बाद इस जगह पर एक आवाज सुनाई देती है जिस आवाज में कोई बंदा कह रहा होता है कि क्या ये जो ह्यूमंस है वो इतने ज्यादा कमजोर होते हैं, हम लोग इन्हें काफी ज्यादा आसानी से मार सकते हैं। ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और एक पोर्टल से बाहर निकला होता है। हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, सिटी में सब कुछ शांति से चल रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही जब वो बंदा इस जगह पर आता है वो मॉन्स्टर के साथ ही ह्यूमंस को मारने लगता है और इस जगह पर काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर सिन के ऊपर हमला कर रहा होता है, सिन भी उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है अपनी पावर से। वो इस जगह पर एक मैजिक यूजर है लेकिन उसका मैजिक काफी ज्यादा कमजोर है। तभी यहाँ पर जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी शिन के ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं सिन के हमले की वजह से उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, लेकिन उसके हमले की वजह से जो सिन होती है वो काफी ज्यादा पीछे की तरफ चली जाती है। शिन कहती है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इन मॉन्स्टर का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेकिन तभी एक बंदा उस जगह पर आता है जो कि उस मॉन्स्टर के गले को काट देता है।
गले को काटने के बाद वो शिन की तरफ देखता है। शिन पूरे तरीके से ठीक होती है। शिन कहने लगती है आखिरकार अब तुम कौन हो इस जगह पर और तुम इस जगह पर क्या करने के लिए आए हो। तभी वो शिन से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो शिन बताती है वो ठीक है इस जगह पर। तभी शिन की ऐसी बात सुनने के बाद वो वॉरियर इस जगह पर बोलता है चलो ठीक है अब इस जगह से निकलो, अगर तुम अभी नहीं निकली तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तभी वो वॉरियर भी अपनी तलवार लेकर इस जगह पर खड़ा हो जाता है जबकि शिन इस जगह से निकल जाती है। जबकि वो बंदा जो कि पोर्टल से बाहर आया था वो इस जगह पर कहने लगता है एक इवोल्यूशनरी ह्यूमन इस जगह पर आ चुका है मेरे साथ फाइट करने के लिए, लेकिन क्या तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा है कि तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो। जबकि उसकी पावर को देखने के बाद इस जगह पर वो हंटर भी हैरान होता है और कहने लगता है ये बंदा तो सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी सिटी की प्रोटेक्शन करने के लिए इसके साथ फाइट करनी होगी, कुछ भी करके इसे इस जगह पर रोकना होगा या फिर मारना होगा। तभी एक हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से वो उसे डॉच कर लेता है और कहता है ये आखिरकार किस तरीके की टेक्निक को यूज कर रहा है। तभी वो बंदा भी उस बंदे से पूछता है तुम एक ह्यूमन हो क्या, तुम इस जगह पर एक इवॉल्व ह्यूमन हो। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनने के बाद वो बंदा इस जगह पर बोलने लगता है तुम जैसा एक इवॉल्व ह्यूमन मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, तुम जैसा कचरा आखिरकार मैं क्यों ही बनना चाहूंगा, तुम एक कचरे के टुकड़े के अलावा और कुछ भी नहीं हो। उस बंदे का भी दिमाग सटकने लगता है इस जगह पर इस बंदे की इस तरीके की बात सुनकर और वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और अपने वेपन के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके पास जो वेपन है वो लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाला वेपन है और वो लाइटनिंग एट्रीब्यूट को यूज करते हुए उस बंदे के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बंदा उस जगह पर ही खड़ा रहता है और अपने पंच की पावर को इस जगह पर उस अटैक से टकरा देता है। जबकि हम देखते हैं वो जो लाइटनिंग अटैक होता है वो भी इस जगह पर रिफ्लेक्ट हो जाता है उसके इस अटैक की वजह से और वो बंदा जो कि वॉरियर इस जगह पर सभी लोगों को बचाना चाहता था वो भी पीछे की तरफ जाने लगता है। वो इसकी पावर को देखकर हैरान था, वो कहता है हम दोनों का लेवल शायद से सेम ही होगा, लेकिन फिर भी ये इस जगह पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं इस जगह पर वो बंदा अपनी किसी पावर को यूज करने लगता है और कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें अपनी और ज्यादा पावर दिखाने वाला हूं, और इसी के साथ ही वो इस जगह पर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे ही वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है वो बोलता है मुझे लगता है तुम्हारी सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे डिफीट कर सके, इसीलिए इस सिटी पर कब्जा करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा क्योंकि तुम तो मेरा मैच बिल्कुल भी नहीं हो। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है और उस वॉरियर के ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं ये वाला हमला जो होता है वो उस वॉरियर की चेस्ट के ऊपर लगता है जिस वजह से उस वॉरियर का ब्लड निकलने लगता है और ब्लड के साथ ही वो वॉरियर काफी ज्यादा दूर तक पीछे की तरफ जाकर गिरता है। वो कहने लगता है इतनी आसानी से मैं बिल्कुल भी नहीं हार सकता। जबकि वो बंदा इस जगह पर हंस रहा होता है और कहने लगता है अब इस सिटी पर कंट्रोल करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, मैं इस जगह पर इस पूरी की पूरी सिटी के ऊपर रूल कर पाऊंगा। लेकिन जब वो इस तरीके की बात ही कर रहा होता है तभी जो उसका लॉकेट होता है वो चमकने लगता है और उसके अंदर से एक आवाज आती है इस जगह पर भूलो मत जो ये पावर है ये तुम्हें मैंने दी है, अगर तुमने इस जगह पर मुझे धोखा देने की कोशिश करी कभी भी मैं तुमसे इस पावर को छीन सकता हूं और तुम्हें पूरे तरीके से खत्म कर सकता हूं। जबकि वो बंदा इस जगह पर कहता है लॉर्ड मुझे इन सब चीजों के बारे में याद है, ये पावर आपने मुझे दी है और मैं आपके लिए हमेशा लॉयल रहूंगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके लॉकेट से और भी आवाजें आने लगती है और इसी के साथ ही एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से वो जो लॉकेट वाला शख्स होता है वो बाहर आता है और कहने लगता है हमेशा इस जगह पर अगर तुम मेरे लॉयल रहोगे तो यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिस दिन भी तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करी मैं उसी टाइम पर तुम्हें मार डालूंगा। वो बंदा भी इस जगह पर घबरा रहा होता है और कहता है मास्टर मैं कभी भी आपके ऑर्डर को इस जगह पर मना नहीं करूंगा और कभी भी आपके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करूंगा। उसका मास्टर हंसने लगता है और कहता है ये तो तुम्हारे लिए अच्छी चीजें होंगी जो तुम करोगे, अगर तुमने कभी भी मेरी बात को नहीं माना तुम्हारी जो मौत होगी वो काफी ज्यादा बुरी होगी, इसीलिए इन सारी चीजों के बारे में हमेशा याद रखना। तभी हमें सीन दिखाया जाता है फैंग का। जो फैंग होता है वो भी इसी जगह पर मौजूद होता है और वो इस जगह पर एक वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है और कहने लगता है बाहर आकर आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है। तभी वो जैसे ही बाहर आता है वो देखकर हैरान हो जाता है काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं और काफी सारे मॉन्स्टर उसी के आसपास है। तभी फैंग कहता है आखिरकार ये मॉन्स्टर सिटी के अंदर कैसे आए, इसके बारे में फैंग को भी नहीं पता होता। फैंग इस जगह पर लोगों की लाशों को देखने लगता है। वो कहता है इन मॉन्स्टर ने तो इस जगह पर काफी ज्यादा तबाही मचा दी है, काफी सारे लोगों को मार दिया है, अब इस जगह पर क्या करना होगा। तभी वो मॉन्स्टर फैंग की तरफ भी आगे बढ़ने लगता है फैंग को मारने के लिए, क्योंकि उसे नहीं पता था जो फैंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही फैंग अपनी पावर को यूज करता है और उस मॉन्स्टर को उसी जगह पर मार देता है और मारने के बाद कहता है मुझे यहाँ पर इस जैसे घटिया मॉन्स्टर का सामना नहीं करना है, जो भी बंदा इन सारी चीजों को कर रहा है उसे खत्म करना होगा। तभी हम देखते हैं फैंग इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जो भी बंदा ये सब कुछ कर रहा था उसके लिए फैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है उस बंदे को तो मैं काफी ज्यादा बुरी मौत देने वाला हूँ। फैंग ने इस जगह पर अपनी एक स्किल को यूज किया था, इस स्किल के बारे में हमें ज्यादा चीजें नहीं बताई जाती, लेकिन ये स्किल इस जगह पर फैंग ने उसी एक्सचेंज हॉल से ली है। फैंग बताता है इन स्किल्स को लेने के लिए फैंग ने काफी ज्यादा पैसों को खर्च किया है। इसी के बाद ही अब फैंग वापस से अपनी कॉस्ट्यूम को पहन लेता है और इसी के साथ ही बाहर की तरफ जाने लगता है और बाहर की तरफ आते हुए कहता है अब इस जगह पर जो भी इन मॉन्स्टर्स को रूल कर रहा है मैं उसे
खत्म करने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही फैंग बाहर आता है, बाहर के नजारे को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस जगह पर जो डीमन आर्मी का जनरल होता है वही बंदा जो कि उस मॉन्स्टर को अपना लॉर्ड मानता है, वो इस जगह पर लोगों को मार रहा होता है काफी ज्यादा बुरे तरीके से। वो जैसे ही इस जगह पर फैंग को देखता है वो कहता है शायद से तुम इस जगह पर स्ट्रॉन्ग हो और मेरा सामना कर सकते हो, चलो ठीक है अब फाइट करते हैं इस जगह पर। और वो फैंग की तरफ भी आगे बढ़ने लगता है फैंग को मारने के लिए। तभी इस जगह पर जो फैंग होता है वो कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है इस जगह पर तुम मेरे अगेंस्ट में फाइट कर सकते हो। वो फैंग को चारों तरफ से पकड़ लेता है और कहता है अब तो तुम इस जगह पर मरने वाले हो, तुम इन सब चीजों के बारे में बात कैसे कर सकते हो। लेकिन वो फैंग की स्ट्रेंथ और पावर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि फैंग इस जगह पर अपनी डार्क पावर को यूज कर रहा होता है और उसकी डार्क पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। उस बंदे का जो हाथ बंद हो चुका था वो भी इस जगह पर ओपन होने लगता है। वो बंदा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस जगह पर इस बंदे के पास इतनी ज्यादा डार्क पावर कैसे हो सकती है, ये तो इस जगह पर मुझे बराबरी की टक्कर दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं जो उसका लॉर्ड होता है वो भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है इस चीज को देखने के बाद तो मुझे भी इस जगह पर फीलिंग आ रही है डेथ की, और अब ये बंदा बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। तभी वो इस जगह पर सामने की तरफ देखता है, जो फैंग होता है उसके पीछे एक डार्क एंटिटी उसकी तरफ घूर रही होती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डार्क एंटिटी है। और सामने वाले बंदे का जो डीमन लॉर्ड होता है वो भी इस एंटिटी को देखकर घबरा रहा होता है और कहने लगता है अब मुझे इस जगह पर समझ में आ रहा है इस बंदे के पास इतनी डार्क पावर कैसे है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। फैंग इस जगह पर अपनी किसी स्किल को यूज कर रहा होता है। तभी वो कहता है चलो ठीक है अब टाइम आ चुका है इस फाइट को एंड करने का। इसी के साथ ही फैंग अपनी पावर को यूज करता है और अपनी आंखों को ओपन करता है, और हम देखते हैं उसकी बॉडी से जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा होता है, जिस वजह से उस बंदे का हाथ पूरे तरीके से टूट जाता है और टुकड़ों में चेंज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं उस बंदे की मसल्स को जो कि पूरे तरीके से चेंज हो चुकी थी। वो बंदा कहने लगता है आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इस जगह पर तुमने मेरी पावर को मुझसे अलग कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। जबकि हम देखते हैं अब जो फैंग होता है वो उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, जबकि अब वो जो डीमन लॉर्ड होता है वो इस जगह पर अपनी आर्मी को वापस आने को कह रहा होता है काफी सारे पोर्टल से। अब जो उसकी आर्मी बाहर आ रही होती है वो अब पूरे तरीके से अंदर की तरफ भागने लगती है, और वो पोर्टल भी इस जगह पर सील होने लगते हैं, क्योंकि उस डीमन लॉर्ड को बहुत ज्यादा डर लग रहा था फैंग को देखकर। वो कहने लगता है अब जो बाहर का रेलम है उससे पूरे तरीके से हमारे कनेक्शन को कट कर दो। जबकि वो बंदा अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझसे मेरी पावर को छीन लिया। फैंग कहता है बिना पावर के अब तुम इस जगह पर मेरा क्या बिगाड़ने वाले हो। इसी के साथ ही अब हमें एक वॉइस बताती है कि जितने भी ह्यूमंस इस वर्ल्ड में अवेक होते उन सभी को अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए या फिर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए डार्क पावर की जरूरत होती है। जबकि जो भी बंदा डार्क पावर को एब्जॉर्ब करता है वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही डार्क पावर को यूज कर सकता है। ज्यादा अमाउंट में अगर तुम डार्क पावर को यूज करोगे तो तुम्हारी बॉडी उसे बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगी, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी के साथ काफी सारे रिएक्शन हो सकते हैं। इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है उसी बंदे का जिसके ऊपर जो फैंग होता है वो अटैक कर देता है और इसी जगह पर इस बंदे को मार देता है। लेकिन इसे मारने के बाद भी वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है तुम भी इस जगह पर जरूर मरोगे और तुम्हारी मौत इससे भी ज्यादा बुरी होगी। जबकि फैंग इस जगह पर अपने पसीने को साफ करते हुए कहता है अगर तुम इसी तरीके की बकवास करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं डरने वाला, तुम जैसे किसी बंदे से तो बिल्कुल भी नहीं। और वो इन्हीं सब बातों को कहने के बाद एक लंबी सांस लेता है और कहता है मुझे यहाँ पर अभी और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि मैं इस बंदे का सामना नहीं कर पाता अगर मेरे पास वो फॉरबिडन स्पेल की पावर नहीं होती, तो इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ और करना होगा। जबकि अब हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनको देखते हुए जो शैडो आर्मी होती है वो भी इस जगह पर आ चुकी होती है और बाकी आर्मीज और हंटर्स भी बाहर आ चुके थे इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। इस जगह पर जो वो शैडो लीडर होती है वो कहने लगती है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़े टाइम पहले इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स थे लेकिन अब वो मॉन्स्टर कहाँ चले गए। उसकी दूसरी साथी भी कहती है हमें दूसरी जगह पर जाकर चेक करना चाहिए जिस जगह से वो डार्क पावर सेंस हुई थी। तभी वो लेडी कहती है चलो ठीक है अब हमें उस जगह पर जाना होगा जिस जगह पर वो डार्क पावर सेंस हुई थी। जबकि अब हमें उस जगह पर एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसी बंदे को जिसको फैंग ने मार दिया था उस बंदे को देख रहा होता है। इसका नाम डू है। डू कहने लगता है इस बंदे के पास जितने भी ट्रेजर्स थे उन सभी को ले जाया गया है, यानी कि किसी बंदे ने उन सारे के सारे ट्रेजर्स को ले लिया है, जिसने भी इसे मारा है उसी ने इन सारे ट्रेजर्स को लिया होगा, यानी कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। मेरे लिए भी उसका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन इसी टाइम पर जो शैडो कमांडर होती है वो इस जगह पर आ जाती है और कहने लगती है आखिरकार तुम कौन हो और इस जगह पर क्या कर रहे हो। तभी इस जगह पर डू अपने बैच को दिखाते हुए कहता है मैं इस जगह पर क्लाउड सिटी से आया हुआ हूँ इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वो अपने बैच को आगे करता है। हम देखते हैं उसके पास इस जगह पर क्लाउड सिटी का बैच होता है। जैसे ही वो लेडी उस क्लाउड सिटी के बैच को देखती है वो भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार तुम क्लाउड सिटी वालों का इस जगह पर क्या काम है जिस वजह से तुम इस जगह पर आए हो। तभी डू इस जगह पर बोलता है ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इस जगह पर जो भी ये तबाही हुई है ये हमारे एक मेंबर की वजह से हुई है जो कि हमारे वहां से भाग गया था और उसने ईविल फोर्स का साथ दिया था। ये सुनने के बाद तो वो हैरान हो जाती है और कहती है क्या इसको तुमने मारा है। तभी डू कहने लगता है कि तुम्हें लगता है इसे मैं मार सकता था, इसकी पावर काफी ज्यादा थी, अगर ये मेरे साथ फाइट करता
तो मैं भी इसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाता, लेकिन जिस भी बंदे ने इसे डिफीट किया है काफी ज्यादा आसानी से इसे डिफीट कर दिया। मैं इसके बारे में तो नहीं जानता इसे किसने मारा, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब इस जगह पर जो शैडो कमांडर होती है वो कहने लगती है शायद से ये वो डार्क एंटिटी हो सकती है जो कि काफी टाइम से हमें इस जगह पर दिखाई दे रही है। तभी वो बंदा कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर एक स्पेशल काम के लिए भेजा गया था, लेकिन वो काम को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। शैडो कमांडर कहती है ठीक है, इस जगह पर तुम इस सिटी में रहकर काम कर सकते हो, लेकिन कोई भी मसला क्रिएट मत करना वरना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। वो शैडो कमांडर की बात सुनने के बाद डू भी कहता है ठीक है, मैं इस जगह पर सारे के सारे कामों को अच्छे तरीके से करूंगा, अगर तुम्हारी कोई मदद की जरूरत हुई मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगा। जबकि इस जगह पर शैडो कमांडर भी डू की तरह एक ही चीज को सोचने लगती है, वो कौन है जिसने ये सब कुछ किया, जिसने हमारी सिटी को प्रोटेक्ट किया। क्या वो इस जगह पर हमारी सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है या फिर इस सिटी को तबाह करना चाहता है? इसके बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं पता। तभी शैडो कमांडर कहती है वो तो इस जगह से चला गया, जितने भी लोग इस जगह पर घायल है उन सभी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करो। डू भी यहाँ पर अपनी किसी चीज को ढूंढ रहा होता है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है फैंग के घर का, जिस जगह पर जो फैंग था वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है आज तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छे अच्छे ट्रेजर्स मिले, मैंने जिनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तभी वो इस जगह पर कहता है आज उसे इस जगह पर 2 आर्मर के सेट मिले हैं, जिनमें से दोनों ही आर्मर सेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो बताता है कि ये दोनों ही आर्मर सेट एक हाई लेवल के इवोल्यूशनरी के लिए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इस बंदे से मैंने फाइट करी वो इन आर्मर सेट को यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका लेवल कम था, क्योंकि एक 120 लेवल का मास्टर ही इन दोनों सेट्स को यूज कर सकता है, जबकि उसका लेवल इतना ज्यादा नहीं था। तभी इस जगह पर मैं आसानी से उसे डिफीट कर पाया। अगर उसका लेवल 120 से अब होता या फिर 120 होता मैं उसे कभी भी नहीं हरा पाता। तभी वो एक चीज को देखने लगता है जो कि लॉकेट उसे मिला था। उस लॉकेट को देखकर कहता है ये लॉकेट भी काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन इसके बारे में सारी की सारी चीजें अननोन है, इसके बारे में मेरा सिस्टम भी मुझे कुछ नहीं बता पा रहा। आखिरकार ये चीज क्या है? क्या इसके अंदर कोई ऐसा मॉन्स्टर छुपा हुआ है जो कि बाहर नहीं आना चाहता, या फिर इसके अंदर ही से छुपकर वो मेरे ऊपर नजर रख रहा है और ह्यूमन वर्ल्ड को तबाह करना चाहता है? तभी जो फैंग होता है वो भी बार बार अपनी उंगली से उस चीज को टच करने लगता है और कहता है क्या इस जगह पर वो चीज सच हो सकती है? जबकि जो वो मॉन्स्टर डीमन लॉर्ड होता है वो भी उसको देख रहा होता है और कहने लगता है इस जगह पर आखिरकार ये लड़का क्या कर रहा है। तभी उसे भी यहाँ पर फैंग की आवाज सुनाई देती है। फैंग इस जगह पर कह रहा होता है कि क्या इसके अंदर कोई मॉन्स्टर छुपा हुआ है या फिर मॉन्स्टर की एक बहुत बड़ी सेना। जैसे यहाँ पर वो डीमन लॉर्ड इस बात को सुनता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है जल्दी से जल्दी ह्यूमन वर्ल्ड से हमारे सारे के सारे कनेक्शंस को काट दो, इस लड़के को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए हमारी प्रेजेंस के बारे में। जैसे ही वो लोग अपनी डीमन लॉर्ड की ऐसी बातों को सुनते हैं वो इस जगह पर सारे के सारे कामों को करने लगते हैं जिससे ह्यूमन वर्ल्ड से उनके सारे के सारे कनेक्शन कट जाएं। जबकि वो डीमन लॉर्ड भी सोच रहा होता है क्या ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, या फिर ये बंदा मुझे खाली डराने की कोशिश कर रहा है इस जगह पर उस बंदे की पावर को यूज करते हुए। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट डे एक हॉस्पिटल में वही वॉरियर जिसको उसी डीमन जनरल ने काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर दिया था वो इस जगह पर होता है। वो सभी लोगों को बता रहा होता है जिस टाइम पर वो डू नाम का बंदा उस जगह पर आया, वो बंदा जो कि इस जगह पर सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था और उस बंदे को मारा था, वो बंदा उस जगह से गायब हो गया एक पोर्टल के जरिए। लेकिन उसकी पावर काफी ज्यादा अलग थी, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो एक छोटा सा लड़का था। तभी यहाँ पर ये सुनने के बाद वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये बिग शॉट है कौन जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ये बंदे ने हमारी प्रोटेक्शन करी लेकिन फिर भी इसके बारे में हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं है। आखिरकार ये कौन है और ये हमारी प्रोटेक्शन क्यों कर रहा है और हमारी मदद इसने क्यों करी? इसको देखकर तो उस जगह पर जितनी भी तबाही थी वो भी शांत हो गई थी। ऐसा लगता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये सारी की सारी चीजें शैडो मास्टर इस जगह पर कह रही होती है। तभी जो बंदा घायल है वो कहने लगता है लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में इतना बता सकता हूँ कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके सामने वो बंदा भी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया था, उसने उसे भी काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर दिया था। तभी इस जगह पर अब वो बंदा जो कि उसके पीछे खड़ा होता है वो कहता है अगर ये बंदे का सपोर्ट हमें मिल जाए तो हम अपनी सिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आगे आने वाले खतरों को भी इजीली टेक डाउन कर सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद जो लेडी होती है वो भी कहती है मुझे तो इसके बारे में पता है लेकिन आखिरकार हम उसे ढूंढेंगे कैसे? तभी वो बंदा कहता है मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है, इस जगह पर अगर हम उस आइडिया को यूज करें तो शायद से हम उसे पकड़ पाए। हमें यहाँ पर उसकी पावर को एक बार सेंस करना होगा जिसके बाद हम उसे ढूंढ पाएंगे काफी ज्यादा आसानी से, लेकिन इसमें काफी सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमें उस बंदे से फाइट भी करनी पड़ सकती है। तभी इस जगह पर जो बंदा लेटा होता है वो कहने लगता है मैं चाहूंगा कि तुम उससे फाइट ना करो क्योंकि तुम फाइट करने के बाद भी उससे नहीं जीत सकते। ये बात सुनने के बाद वो चश्मे वाला बंदा कहने लगता है मुझे इसके बारे में पता है इस जगह पर कि हम उसे डिफीट नहीं कर सकते, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही अब हमें फैंग का सीन दिखाया जाता है। जो फैंग होता है वो इस जगह से निकल चुका होता है, वो एक टीम के साथ जा रहा होता है एक डंजन के अंदर जिस जगह पर वो सामान उठाने वाला काम करने वाला है और ये उसी जगह पर जा रहा है जिस टेंपल के अंदर जाकर इसे उस चीज को लेकर आना है, यानी एक ट्रेजर को लेकर आना है और हिडन बॉस को डिफीट करना है। इसी के साथ ही हमें फैंग को देखते हैं। जो फैंग होता है वो उस टेंपल के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है और करीब पहुंचने के बाद कहता है ये टेंपल तो मेरे काफी ज्यादा करीब है, अब मुझे जल्दी से जाकर अपने मिशन को कंप्लीट करना होगा जिसके बाद मुझे रिवॉर्ड के रूप में काफी सारी चीजें मिल सकती है। जबकि हम इस जगह पर देखते हैं डू को जो कि इसके पीछे पीछे इस जगह पर आ चुका होता है। डू इस जगह पर कहने लगता है मैंने इस लड़के का पीछा किया और मैं इस जगह पर पहुंच गया
अब वो सारी की सारी चीजें स्टार्टिंग से बताते हैं। आखिरकार उसने स्टार्टिंग से क्या किया, सबसे पहले वो एक्सचेंज हॉल में गया क्योंकि उसे लगा अगर कोई भी बंदा उन ट्रेजर्स को बेचना चाहेगा तो वो एक्सचेंज हॉल में आकर ही उन ट्रेजर्स को बेचेगा। इसी के साथ ही वो डायरेक्टर वांग से बात करता है। डायरेक्टर वांग से वो इस जगह पर कहने लगता है मुझे इस जगह पर 2 हाई लेवल के आर्मर सेट चाहिए। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है लड़की का सीन जो कि अपने मन में सोच रही होती है ये लड़का इस जगह पर उस लड़के फेंग से तो काफी ज्यादा अच्छा है और हैंडसम भी है और इसी के साथ ही ये काफी ज्यादा रिच भी लगता है मुझे। तभी हम देखते हैं जो डायरेक्टर वांग होते हैं वो कहने लगते हैं तुम काफी ज्यादा लकी हो इस जगह पर, क्योंकि मुझे अभी अभी जो मेरा एक यहाँ पर सेलर है उससे कॉल आया था कि उसके पास 2 आर्मर के सेट पड़े हुए हैं और वो जल्दी उन्हें बेचने के लिए इस जगह पर आएगा, लेकिन शायद से वो आज इस जगह पर नहीं आएगा। डू कहने लगता है क्या तुम मुझे उस सेलर के बारे में बता सकते हो? तभी वांग कहने लगता है ठीक है मैं उसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ, कॉल करके मुझे उससे पूछना होगा आखिरकार वो इस टाइम पर कहाँ है और वो तुम्हें इसके बारे में बता देगा। तभी हम देखते हैं इस जगह पर जो डू होता है वो सोच रहा होता है शायद से ये दोनों जो आर्मर के सेट की बात हो रही है ये मेरे ही मास्टर के आर्मर सेट हो सकते हैं, लेकिन शायद से ये दूसरे कोई आर्मर सेट भी हो सकते हैं। वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी वो यहाँ पर कहता है मुझे जल्दी से जल्दी उस बंदे के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे वो बंदा इस टाइम पर कहाँ है उसके बारे में जल्दी बताओ। ये सुनने के बाद तो मैनेजर वांग भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ठीक है सर मैं जल्दी आपको बताता हूँ इन सब चीजों के बारे में। अब वो इस जगह पर कॉल कर उसके बारे में पता करते हैं और कहने लगते हैं इस जगह पर क्या हो रहा है, क्या इन आर्मर के साथ कुछ गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अब इस जगह पर डू को दे देते हैं और डू को ये सारी की सारी बात बताने के बाद कहते हैं मुझे यहाँ पर इन सभी चीजों के लिए कुछ तो कमीशन मिलेगा ही। तभी यहाँ पर डू कहता है ठीक है मैं इन सारी चीजों के लिए तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। और इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है मैनेजर का। जो मैनेजर होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। ये देखने के बाद तो वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है क्या आप इस जगह पर फैंक के लिए परेशान है? तभी वो इस जगह पर कहते हैं नहीं मुझे तो उस लड़के के बारे में कुछ चीजें पता चली है कि वो लड़का इस जगह पर किसी भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, बल्कि वो तो काफी ज्यादा वीक है। वो एक अनाथालय में रहा है और मैंने सुना है कि वो इस जगह पर यू फैमिली की जो डॉटर है उसके साथ काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन में है, लेकिन उन्होंने भी उसकी कोई मदद नहीं करी। तभी वो लड़की कहती है आखिरकार अगर ऐसी बात है तो वो जो लड़का है वो इस जगह पर गोल्डन पर्पल रैंक के ट्रेजर को कैसे ला सकता है, क्या वो उन ट्रेजर्स को चुरा सकता है? तभी मैनेजर वांग कहने लगते हैं नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता और मुझे नहीं लगता जो आर्मर सेट है वो उसने चुराए हैं, लेकिन जो वो बंदा है वो जरूर उससे उन आर्मर सेट्स को छीनने की कोशिश करेगा। तभी यहाँ पर वो लेडी कहती है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात हो गई, मुझे उस लड़के से बदला लेना था और इस जगह पर जो बदला है वो इस जगह पर कंप्लीट हो जाएगा। तभी इस जगह पर मैनेजर कहने लगते हैं जब अगली बार फैंग इस जगह पर आएगा तो मैं उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगा कि आखिरकार उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे करी। तभी यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो सोच रही होती है कि वो जो लड़का डू इस जगह से गया है वो जरूर इस जगह पर फैंग को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटेगा और पीटने के बाद इस जगह पर जो मेरा बदला है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वो तभी अपने मन में कह रही होती है तभी तो मैं सोचूं इस जगह पर आखिरकार उसके जैसा लड़का इस जगह पर आकर इतने ज्यादा महंगे महंगे ट्रेजर्स को कैसे बेच सकता है। और वो हंसते हुए फैंग का मजाक उड़ा रही होती है। जबकि अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है टाइम प्रेजेंट में आ जाता है। जो फैंग होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और डू उसको फॉलो करते हुए कहता है ये लड़का काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, अगर ये उस बंदे को डिफीट कर सकता है तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए मुझे छुपकर इसका पीछा करना चाहिए। लेकिन उसे फैंग के बारे में ज्यादा चीजें बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि उसने फैंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं निकाली है। वो फैंग का पीछा करते हुए कहता है ये तो उस टेंपल की तरफ जा रहा है, वो टेंपल एक डंजन है, मुझे लगता है ये उस डंजन को क्लियर करने के लिए जा रहा है, लेकिन आखिरकार ये इस तरीके के लो रैंक के डंजन के अंदर क्यों जा रहा है मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इस जगह पर जो मॉन्स्टर है वो भी काफी ज्यादा कमजोर होने वाले है मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन तब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी वो कहता है यानी कि डू इस जगह पर कहने लगता है इस जगह पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता इस प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़कर ये बंदा आगे की तरफ जा पाएगा उस मेंशन के अंदर जिस जगह पर बॉस है। लेकिन बाहर पर जो मॉन्स्टर है वो इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये उन लोगों को रोक ना पाए। तभी इस जगह पर जो फैंग होता है वो इस जगह पर अपने आर्मर सेट को बुलाने लगता है और कहता है जल्दी से इस जगह पर जो मेरे आर्मर सेट है उन्हें मेरी बॉडी के ऊपर लगाओ। जैसे ही उसका आर्मर सेट उसकी बॉडी के ऊपर आता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन उसको इस तरीके से हरकतें करता हुआ देखकर डू कहता है आखिरकार ये क्या कर रहा है। तभी वो उसके आर्मर सेट की तरफ देखता है और कहने लगता है ये आर्मर सेट तो काफी ज्यादा वीक आर्मर सेट है, मुझे लगता है ये इस जगह पर अपने आप को लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई भी इसके बारे में ना पहचान सके और इसके पावर लेवल के बारे में भी ना पता कर सके। लेकिन मुझे तो इसके बारे में पता है, इसीलिए मैं सबसे पहले इसकी बॉडी के ऊपर एक मार्क को छोड़ने वाला हूं। और वो तुरंत ही अपनी आई से एक मार्क को उसके ऊपर डाल देता है ताकि वो कहीं भी उसको फॉलो कर सके। और इसी के बाद ही फैंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है और डू उसको लगातार फॉलो कर रहा होता है। जबकि हम देखते हैं मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, 2 वॉरियर्स एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जबकि फैंग इन सभी की चिंता करे बिना ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है उस बॉस डंजन की तरफ। ये देखने के बाद तो डू कहता है ये मॉन्स्टर का सामना बिल्कुल भी नहीं कर रहा है ये, जबकि डायरेक्टली उस डंजन की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या इसको डंजन के बारे में कुछ भी नहीं पता? वहां पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर हो सकती है या फिर एक पावरफुल फॉर्मेशन या फिर कुछ मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो कि उसके ऊपर लगातार इकट्ठे हमला कर दें। तभी फैंग आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है मैं भी देखना चाहता हूं आखिरकार ये जगह कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक मॉन्स्टर जो होता है इस जगह पर वो डायरेक्टली फैंग के ऊपर हमला कर देता है फैंग को मारने के लिए, और वो अपनी फुल पावर का यूज कर रहा होता है
फैंग के ऊपर हमला करने के लिए। जबकि जैसे ही वो फैंग के ऊपर हमला करता है, फैंग के चारों तरफ का बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और उसको प्रोटेक्ट कर लेता है इन हमलों से। यहाँ पर ये देखने के बाद तो डू भी हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार ये चीज क्या है। उसके पास एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो कि इस जगह पर हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करता है। ये तो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर मौजूद है वो भी उससे डरकर भाग रहे हैं। ये तो काफी ज्यादा अलग सी चीज है, क्योंकि ये बंदा सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब हम देखते हैं फैंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है आंख बंद करके, जबकि मॉन्स्टर उसके रास्ते से हट जाते हैं और यहाँ से भाग रहे होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी से जो डार्क एनर्जी निकल रही थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से मॉन्स्टर भी उसकी इस डार्क एनर्जी से डर रहे थे। तभी डू इस जगह पर बॉस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है ये बॉस मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा इस जैसे बॉस मॉन्स्टर को मारे। मुझे नहीं लगता कि ये इस जगह पर इस बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए आया है। लेकिन तभी डू इस जगह पर बॉस मॉन्स्टर को देखकर हैरान होता है। वो बॉस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है ये बॉस मॉन्स्टर इस जगह पर कोई भी हलचल नहीं कर रहा। मुझे लगा था ये इस जगह पर इसके ऊपर हमला करेगा पहले, लेकिन ये तो इस जगह पर ऐसा लग रहा है कि ये बॉस मॉन्स्टर भी इस बंदे से डरा हुआ है, यानी कि फैंग से डरा हुआ है। तभी जो फैंग होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए कहता है इस मॉन्स्टर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया गया था मेरी सिस्टम विंडो में और मेरे मिशन में, इसीलिए अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। डू भी यहाँ पर ये देखकर हैरान होता है और कहता है अब आखिरकार ये कहाँ जा रहा है और ये क्या करने वाला है। तभी हम देखते हैं जो फैंग होता है वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी इस जगह पर जो हिडन बॉस होता है वो सामने आ जाता है। फैंग कहने लगता है इसी हिडन बॉस को मारने के बाद मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा और इस जगह पर जिसके बाद मैं अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाऊंगा और अपने लेवल अप को आगे बढ़ा पाऊंगा। लेकिन जो वो बॉस होता है वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन वो कुछ भी कर फैंग से फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने पहले ही फैंग की डार्क एनर्जी को महसूस कर लिया था कि उसकी बॉडी से जो डार्क एनर्जी निकल रही है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ये हिडन बॉस भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। तभी जो वो बॉस होता है वो भागने लगता है, जिसको देखने के बाद फैंग कहता है आखिरकार ये इस तरीके से क्यों भाग रहा है। डू भी इस जगह पर हैरान होता है और कहता है इस बंदे को इस हिडन बॉस के बारे में कैसे पता, आखिरकार ये इस जगह पर कैसे आया और इसे कैसे पता चला हिडन बॉस के बारे में। हमें अब इस जगह पर फैंग का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मिशन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर उसे इस बॉस को डिफीट करना था और इस बॉस से मिलने वाले ट्रेजर को लेकर आना था उस हॉल के अंदर, जिसके बाद वो अपनी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाएगा। तभी फैंग कहता है चलो ठीक है, अब मैंने इस जगह पर जो नई एबिलिटी सीखी है उसका यूज करने का टाइम है। मैं इस नई एबिलिटी को कब से यूज करना चाहता था, ये बंदा इस जगह पर परफेक्ट है मेरी नई एबिलिटी को सहने के लिए। वो बंदा भी इस जगह पर डर रहा होता है जो वो बॉस मॉन्स्टर होता है और कहने लगता है आखिरकार अब मैं क्या करने वाला हूं। तभी जो हेवनली थंडर होता है वो इस जगह पर गिरने लगता है इस टेंपल के ऊपर। ये देखने के बाद तो वो बॉस मॉन्स्टर भी हैरान होता है और कहता है आखिरकार ये क्या है। तभी जो फैंग होता है वो इस जगह पर थंडर को कंट्रोल करते हुए कहता है चलो ठीक है अपनी इस न्यू स्किल को यूज करते हैं, और इसी के साथ ही जो उसकी डार्क पावर होती है वो भी इस स्किल के साथ मर्ज हो जाती है और उसकी डार्क पावर के मर्ज होने के बाद तो कोई भी स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जिस वजह से उसकी जो ये थंडर स्ट्राइक है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हमें दिखाई जाती है यहाँ पर उस टेंपल के ऊपर एक आइस, जिसके अंदर से जो थंडर स्ट्राइक होती है वो निकलने लगती है और ये थंडर स्ट्राइक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो बॉस मॉन्स्टर इसी जगह पर मर जाता है। फैंग भी ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है मुझे नहीं लगा था ये थंडर स्ट्राइक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और हम देखते हैं डू भी इस थंडर स्ट्राइक को एक जगह पर खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है अगर मैंने इन सारी चीजों को अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं बिल्कुल भी इन सारी चीजों के ऊपर भरोसा नहीं करता। वो बॉस मॉन्स्टर एक ही अटैक में मारा गया, मैंने ऐसी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अगर इस जगह पर इस बंदे का मैं कंपैरिजन करूं तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सही में एक बिग शॉट होने के लायक है। सही में इसी ने उस बंदे को डिफीट किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा तकलीफ हुई होगी उसे मारने में। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे इस जगह पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाले और मेरा लेवल अप भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक मैं अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं कर लेता मेरा लेवल अप भी नहीं हो सकता। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होने में अभी काफी टाइम है और इसी के साथ ही उसे वो ट्रेजर भी मिल जाता है जिसे लेकर उसे उस हॉल में जाना है, जिसके बाद उसका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और वो इसी के साथ ही एक टेलीपोर्टेशन स्क्रोल निकालने लगता है और कहता है इस टेलीपोर्टेशन स्क्रोल की मदद से मैं इस जगह से आसानी से निकल सकता हूँ। वो इसी बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी डू इस जगह पर आ जाता है। डू को देखने के बाद तो इस जगह पर उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। वो कहता है आखिरकार ये इस जगह पर क्या कर रहा है, क्या इसे मेरे बारे में पता चल चुका है। डू भी इस जगह पर घबरा जाता है और कहता है वो जो बिग शॉट है वो इस जगह पर मेरे को देखकर एक अलग ही सा रिएक्शन दे रहा है, अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। लेकिन इस जगह पर जो डू होता है वो उससे कहता है इस जगह पर मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें इस तरीके से नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन जब डू इस जगह पर माफी मांग रहा होता है तभी इस जगह पर जो अलार्म होता है वो बजने लगता है। डू को ऐसा करता हुआ देखकर फैंग
फैंग उसे अपने पास बुलाता है और कहता है जल्दी से मेरे पास आओ, जो ये अलार्म बज रहा है इससे हम दोनों को ही प्रॉब्लम हो सकती है। हम सबसे पहले बाहर निकलते हैं और उसके बाद इस जगह पर हम बात करेंगे सारी चीजों के बारे में। डू भी इसके लिए एग्री करता है और थोड़ी ही देर बाद वो टेलीपोर्ट होकर बाहर की तरफ आ जाते हैं, जिस जगह पर डू और फैंग आपस में बातें कर रहे होते हैं। जिस जगह पर जो फैंग होता है वो डू को अपने बारे में बातें बताता है और इस जगह पर डू भी, और डू इस जगह पर कहते हैं आपको इस जगह पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला। आपने यहाँ पर मेरे मास्टर का बदला लिया उस मॉन्स्टर को मारकर, जिस वजह से मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ। डू इस जगह पर अपने मन में कहने लगता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी मैजिक पावर मेरे मास्टर की मैजिक पावर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी डू अपनी कहानी बताता है कि जिस बंदे को उसने मारा है उस बंदे को मेरे मास्टर ने सील कर दिया था और उसकी पावर्स को, लेकिन एक दिन वो आजाद हो गया और उसके बाद काफी सारे ह्यूमंस को मारने लगा ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके और डीमन लॉर्ड से और भी ज्यादा पावर हासिल कर सके। यहाँ पर फैंग भी उसकी बातों को सुन रहा होता है और सुनते हुए कहता है ये बंदा इस जगह पर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ पर इस बंदे के साथ ज्यादा कुछ भी बहस नहीं करनी चाहिए, अगर ये मेरा दोस्त बन जाता है तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जबकि जो डू होता है वो इस जगह पर डर रहा होता है और कहने लगता है कहीं इसके बारे में मुझे पता चल गया तो ये यहाँ पर मुझे मारने तो वाला नहीं है, मुझे इसको देखकर ऐसा ही लग रहा है। लेकिन डू इस जगह पर कहता है मैं इस जगह पर आपके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, इसीलिए प्लीज मुझे इस जगह पर छोड़ दीजिए। फैंग भी इस जगह पर कह रहा होता है यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। तभी फैंग अपने मन में कहता है अगर मैंने इससे दोस्ती कर ली मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी फैंग इस जगह पर डू से कहता है ठीक है मैं तुम्हें इस जगह पर छोड़ दूंगा, मुझे बस एक चीज के बारे में बताओ, तुम यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है आज इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। डू इस जगह पर कहता है शायद से ये बंदा इस जगह पर अपनी प्रोफाइल को लो ही रखना चाहता है, जिसके लिए डू भी एग्री करता है और कहने लगता है इस बंदे से मुझे भी काफी सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं, तो ठीक है मुझे भी अब इसी सिटी में रह जाना चाहिए। वैसे भी मैं काफी लंबे टाइम से अपने मास्टर के बदले के लिए इस जगह से उस जगह पर घूम रहा था। तभी फैंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो डू भी उसी के पीछे आने लगता है। तभी फैंग को एक अर्जेंट कॉल आने लगता है। फैंग कहता है एक मिनट रुको इस जगह पर, मैं एक अर्जेंट कॉल को उठा रहा हूँ, और इसी के साथ ही वो उसे उठाने लगता है और ये एक जो कॉल होता है वो उसकी टीचर का होता है। वो उससे पूछती है आखिरकार तुम कहाँ हो। तभी फैंग अपनी टीचर को बताता है वो सिटी से बाहर है और उसे आने में कुछ टाइम लगेगा, जब वो सिटी से बाहर आ जाएगा तो अब वो वहां पर आकर उससे बात करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं फैंग कहता है आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कि टीचर को मेरे बारे में पता करना पड़ा, क्या कुछ गड़बड़ है। हमें दिखाया जाता है शैडो जनरल को जो कि इस जगह पर बैठी होती है उसकी टीचर के पास। यहाँ पर जो उसकी टीचर होती है वो कहने लगती है वो लड़का काफी ज्यादा अच्छा है, आखिरकार तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़का एक इविल शख्स बन सकता है और हम लोगों के लिए खतरा बन सकता है आने वाले टाइम में। तभी जो शैडो जनरल होती है वो कहती है तुम्हारा जो ये स्टूडेंट है कुछ ही टाइम पहले इस जगह पर अवेक हुआ है और उसके बाद इसने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को भी इतने जल्दी कंप्लीट कर लिया, मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल भी सरल नहीं लग रहा। और यहाँ पर काफी सारे और ऑफिसर है जिनको ये चीजें सरल नहीं लग रही, जिस वजह से यहाँ पर हमें ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। इसके लिए एक जांच कम्युनिटी बैठाई गई है, जिस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है ये अभी और भी बढ़ सकती है तुम्हारे इस स्टूडेंट के लिए, इसीलिए मैं चाहूंगी कि ये इस जगह पर आए। अब इसी के साथ ही हमें कम्युनिटी का सीन दिखाया जाता है जहां पर इन सब चीजों के बारे में बातें हुई थी कि जो फैंग है उसकी जांच की जाएगी अच्छे तरीके से, और इसी के साथ ही जो म्यूटेंट्स हैं और उनको भी अपनी सिटी में घुसने से रोका जाएगा। कुछ भी कर जो मॉन्स्टर्स हैं वो जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं उन सारी चीजों को रोकना होगा। लेकिन कुछ लोग इस जगह पर किंग लेवल के मॉन्स्टर होने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे, उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था उनकी सिटी के अंदर कोई किंग लेवल का मॉन्स्टर हो सकता है। यहाँ पर जो शैडो मास्टर होती है वो कहती है मैंने उन लोगों को काफी समझाया, लेकिन वहां पर काफी सारे बेवकूफ लोग हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। मैंने यहाँ पर उसकी एनर्जी को एनालिस्ट किया है इस जगह पर, वो एक किंग लेवल के मॉन्स्टर की एनर्जी है, कभी भी वो मॉन्स्टर हमारी सिटी को तबाह कर सकता है। लेकिन जितने भी मास्टर है वो इस जगह पर मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। अब इस जगह पर हमें बताया जाता है जो एक मॉन्स्टर होता है, एक म्यूटेंट होता है और एक इवॉल्व ह्यूमन होता है, उन दोनों को ही इस जगह पर जरूरत होती है डार्क एनर्जी की। बस अंतर ये होता है कि जो म्यूटेंट होता है वो काफी ज्यादा डार्क एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसको ह्यूमन से भी ज्यादा पावर मिल जाती है। मैंने इन सारी बातों को उन लोगों को समझाया, लेकिन उस जगह पर एक बेवकूफ है और वो बंदा इस जगह पर हमेशा मेरी बातों को अपोज करता रहता है और उसके अपोज करने की वजह से काफी सारी बुरी चीजें हो सकती है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता। अब इसी के साथ ही उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो बंदा कह रहा होता है कि अगर कोई भी किंग लेवल का मॉन्स्टर तुम्हें दिख जाता है तो उसे मुझे दिखाना इस जगह पर, मैं भी देखना चाहता हूं। अगर कोई किंग लेवल का मॉन्स्टर निकला तो इस जगह पर मैं अपने सर को काटकर अलग कर दूंगा, इस जगह पर यकीन रखो मेरी इस बात पर। और इसी के साथ ही हंस रहा होता है और कहने लगता है तुम लोग बस बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसी छोटी सिटी में इस जगह पर कोई किंग लेवल का मॉन्स्टर हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे पास तो कोई मास्टर भी नहीं है। अगर किंग लेवल का मॉन्स्टर निकल जाता है तो इस जगह पर हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को जो कि शांति से इन बातों को सोच रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पर जो शैडो जनरल है वो इन सब चीजों में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। शैडो जनरल कहने लगती है कि आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं इस जांच में आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन वो लोग इस जगह पर मना करते हैं इन सारी चीजों के लिए। तभी यहाँ पर शैडो जनरल भी एग्री हो जाती है और कहती है ठीक है अब इस जगह पर हमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो उसकी असिस्टेंट होती है वो कुछ कहने लगती है, लेकिन शैडो जनरल उसे रोक देती है और कहती है अगर इन लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं तो हमें भी इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं
रुकना चाहिए। अगर इन लोगों के ऊपर कोई खतरा आएगा तो हम लोग बिल्कुल भी इनकी मदद नहीं करेंगे। टीचर इस जगह पर कहती है क्या तुम इस जगह पर सही में जो यहाँ पर फैंग है उसके ऊपर जांच को कंप्लीट करने वाली हो? तभी वो कहती है हाँ, मेरे पास अभी बस यही काम है, मुझे यही करना होगा और ये तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें भी मुझे इसमें मदद करनी होगी। वैसे भी थोड़े ही टाइम में वो अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए इस जगह पर आता ही होगा। इसी के साथ ही अब हमें उस दूसरी सिटी का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर से उस सिटी को क्लोज कर दिया गया था। कोई भी बंदा उस सिटी से बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि यहाँ पर खबर मिली थी कि मॉन्स्टर्स इनके ऊपर हमला करने वाले। सिटी के सारे लोग इस जगह पर मौजूद होते हैं, हंटर्स भी इस जगह पर मौजूद होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या होने वाला है, ये गार्ड्स हमें अंदर से बाहर जाने से क्यों रोक रहे, हम लोग सिटी से बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन वो गार्ड्स उन्हें रोकते हुए कहते हैं तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर मॉन्स्टर का खतरा है, कभी भी मॉन्स्टर्स हम लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं। फ्रैंक कहने लगता है ये कितना ज्यादा बेकार है, मुझे अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करना है, अगर मैंने अभी नहीं किया तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। मेरे पास खाली 3 ही दिन का टाइम था जिनमें से 2 दिन तो पहले ही बीत चुके हैं। इसी के साथ ही अब हमें एक डायमेंशनल क्रैक को दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलने लगता है जो कि इन सभी का लीडर होता है और वो अपनी आर्मी को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और कहता है तो ये है इस जगह पर ह्यूमंस का वर्ल्ड, आज इस पूरे के पूरे ह्यूमंस के वर्ल्ड के ऊपर मेरा कब्जा होने वाला है, मैं इस पूरे के पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को तबाह करके रख दूंगा, कोई भी ह्यूमन जिंदा नहीं बच पाएगा। और हम देखते हैं उसके साथ आई होती है उसकी एक विशाल आर्मी जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और ये मॉन्स्टर वैसे ही थे जैसे मॉन्स्टर्स को पहले भी इस जगह पर फैंग ने खत्म करके रखा है। जबकि ये बॉस मॉन्स्टर आगे बढ़ते हुए कहता है चलो मैं भी देखना चाहता हूं जो ह्यूमन इवोल्यूशनरी है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो हम मॉन्स्टर के सामने टिक भी सकते हैं या फिर नहीं। इन लोगों ने इस जगह पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया है हम लोगों को रोकने के लिए, लेकिन क्या इन लोगों को लगता है ये प्रोटेक्टिव बैरियर हमें रोक सकता है? जल्दी जाओ इनके प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ दो। जैसे ही वो इस चीज को कहता है जो उनके प्रोटेक्टिव बैरियर होता है उसके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर हमला करने लगते हैं और काफी ज्यादा तेजी से उस प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखने के बाद तो जो ह्यूमन होते हैं और इवोल्यूशनरी होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है, जो मॉन्स्टर है वो हम लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। इस जगह पर जो ह्यूमंस होते हैं उनके ऊपर वो मॉन्स्टर लगातार हमले कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो ह्यूमंस भी अब इस जगह पर डर रहे होते हैं और भागने लगते हैं और कहते हैं जल्दी से इस जगह से भागो वरना हम सभी लोग इस जगह पर मारे जाएंगे। जबकि जो हंटर्स होते हैं वो भी इन मॉन्स्टर्स की पावर को देखकर डर रहे होते हैं और कहने लगते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, हम तो इस जगह पर छोटे मोटे मिशन को कंप्लीट करने के लिए आए थे लेकिन हम तो बहुत ज्यादा बुरी हालत में फंस चुके हैं, अब हम इस जगह पर क्या करेंगे। जबकि सभी लोग भाग रहे होते हैं, जबकि जितने भी हंटर्स होते हैं वो उन सभी ह्यूमन से कहते हैं तुम अंदर की तरफ भागो तब तक का हम इस जगह पर इन्हें रोकते हैं। तभी हम देखते हैं इस जगह पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया गया होता है डू के थ्रू, जो कि वो यहाँ पर फैंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी यहाँ पर फैंग डू से कहने लगता है क्या तुम इन सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। डू इस जगह पर सोच रहा होता है अगर यहाँ पर ये बंदा चाहे तो इन सभी को एक ही बार में खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी लगता है ये इस जगह पर मेरा टेस्ट ले रहा है ताकि ये मेरी पावर को देख सके। डू कहता है मैं इन सारी चीजों को हैंडल करता हूँ, तुम इस जगह पर रुके रहो। तभी वो एक और चीज को सोचता है इस जगह पर शायद से ये बंदा अपनी पावर को शो नहीं करना चाहता क्योंकि इसकी पावर की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये भी सही है इस जगह पर मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, बाद में मैं भी इसकी हेल्प ले सकता हूँ काफी सारी और चीजों के लिए। अब ये करने के बाद तो वो भी आगे बढ़ने लगता है और मन में फैंग के ही बारे में चीजें सोच रहा होता है आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने एक बॉस मॉन्स्टर को ऐसे ही मार दिया था। फैंग भी इस जगह पर डू के बारे में सोचते हुए कहता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये अपने फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर चुका है और यहाँ पर इस बंदे के जितना कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे लगता है हम दोनों की सिटी को कंबाइन भी कर दिया जाए, यानी कि ये और मेरी सिटी को कंबाइन भी कर दिया जाए तो भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं निकलेगा। तभी एक बंदा जो कि इस जगह पर होता है वो बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अपने एरो से हमला करता है, लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर अपनी तलवार को आगे करते हुए उस बंदे के उस हमले को इस जगह पर रोक देता है। तभी एक और बंदा आगे बढ़ने लगता है उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन जो वो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अपनी तलवार से एक अटैक करता है जिस वजह से जो हंटर होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है। भले ही उसने इस जगह पर अपनी शील्ड का यूज किया हो लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। जबकि जो एरो वाला बंदा होता है वो डर जाता है और डरते हुए कहता है आखिरकार हम इस जैसे मॉन्स्टर का सामना कैसे करेंगे, हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है कि इस जैसे मॉन्स्टर का सामना कर सके, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हम सभी को इस जगह पर मार डालेगा, अब हमारी जान इस जगह पर कौन बचाएगा। जबकि अब जो मॉन्स्टर का बॉस होता है वो आगे बढ़ते हुए कहता है अब इस जगह पर कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं जो कि मेरा सामना कर सके, ये ह्यूमन मेरे सामने कीड़े मकोड़े के अलावा और कुछ भी नहीं, मैं अब इन सभी को मारने वाला हूं। और इसी के साथ ही हंसते हुए यहाँ पर कहता है अब यहाँ पर ये सारे के सारे ह्यूमंस मरने वाले हैं। जबकि जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो इस जगह पर कह रहे होते हैं एक दूसरे से भागो इस जगह से, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अगर तुम इस जगह पर रुक गए तो इस जगह पर मारे जाओगे इस मॉन्स्टर के हाथों से। जबकि वो मॉन्स्टर अब मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है एक बच्ची को, लेकिन जैसे ही वो अपने अटैक को कर रहा होता है इसमें वो काफी ज्यादा एनर्जी को यूज करता है, लेकिन वो भी ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी को बीच स्ट्राइक में ही ब्लॉक कर दिया जाता है। और इस स्ट्राइक को और किसी ने नहीं बल्कि डू ने ब्लॉक किया होता है, वो भी खाली अपने सिंगल हैंड से। ये देखने के बाद तो बॉस मॉन्स्टर भी हैरान होता है और कहता है शायद से इस जगह पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इवोल्यूशनरी है जो कि इस जगह पर मेरा सामना कर सकता है। तभी डू इस जगह पर कहता है हंसते हुए तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर मैं तुम्हारा सामना करने के लिए आया हूं? नहीं,
नहीं, तुम इस जगह पर गलत हो, मैं तुम्हें पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा इस जगह पर। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनने के बाद तो मॉन्स्टर बॉस हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, इस ह्यूमन को क्या लगता है इस जगह पर ये मेरे जैसे बॉस मॉन्स्टर को मार सकता है? इस जैसा कीड़ा मेरे जैसे बॉस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं मार सकता, भले ही ये कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन तभी डू उसके ऊपर हमला करता है और कहता है, मॉन्स्टर इस जगह पर बकवास करना बंद करो और फाइट करो, क्योंकि मैं तुम जैसे मॉन्स्टर के साथ बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। वो बॉस मॉन्स्टर भी हैरान होता है और कहता है, इस बंदे की स्ट्रेंथ तो सही में अमेजिंग है। लेकिन तभी जो इस जगह पर डू होता है वो अपने दोनों नाइफ्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है, चलो ठीक है, अब इस जगह पर बकवास करना बंद करें और यहाँ पर तुम्हारे ऊपर हमला करें। और हम देखते हैं वो खाली अपनी एक ही स्ट्राइक लगाता है और उसकी स्ट्राइक से इतने ज्यादा कट्स निकलते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर थोड़ी ही देर में मारा जाता है। यहाँ पर डू की पावर भी दिखाई जाती है जो कि सही में काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। अब जितने भी हंटर्स और होते हैं बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद कहते हैं, अब बॉस इस जगह पर मारा जा चुका है, तो अब हमें इस जगह पर बाकी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देना चाहिए और हम आसानी से उन मॉन्स्टर्स को तो मार ही सकते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी जो डू होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ये तो मेरे लिए आम सी बात थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हैरान होता है और कहता है, ये बंदा तो सही में अमेजिंग है, मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अब जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो ऊपर की तरफ भागने लगते हैं, यानी कि जिस डायमेंशनल क्रैक से वो अंदर की तरफ आए थे वो उसी तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि डू ने उनके बॉस को मार दिया था और जितने बुरे तरीके से उसने उसके बॉस को मारा था वो उन्हें भी काफी ज्यादा आसानी से मार सकता था। जितने भी बाकी हंटर्स होते वो बाकी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी डू इस जगह पर फैंग के पास आते हुए कहता है, बॉस क्या अब हमें इस जगह पर बाकी लोगों के ऊपर भी हमला करना चाहिए या फिर हमें इन लोगों की और ज्यादा मदद करनी चाहिए? फैंग कहता है, नहीं, इस जगह पर अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी चीजें यही लोग इस जगह पर संभाल लेंगे। सभी लोग इस जगह पर फैंग के बारे में बात करते हुए कहते हैं, क्या ये कोई यंग मास्टर है बड़ी फैमिली का जो कि इस जगह पर एक पावरफुल गार्ड को लेकर आया है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाला बंदा किसी का भी गार्ड नहीं बनना चाहेगा, शायद से वो बंदा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिस वजह से वो उसका सबऑर्डिनेट बन चुका है। तभी यहाँ पर डू दो चीजों को निकालता है और कहने लगता है, ये दो ट्रेजर मुझे बॉस की तरफ से मिले हैं, तो इस जगह पर आप इन ट्रेजर्स को रख सकते हैं। जबकि बाकी लोग इस जगह पर फैंग से कह रहे होते हैं, तुम हमें भी इस जगह पर अपना सर्वेंट बना लो, हम भी तुम्हारे सर्वेंट बनना चाहते हैं। जबकि हम देखते हैं पहली इस जगह पर एक बुक होती है जिसके ऊपर किसी स्पेल के बारे में लिखा गया था। फैंग कहने लगता है, ये यू के काम आएगी। जबकि एक शील्ड होती है जिसको देखकर फैंग कहता है, इसको हम एक्सचेंज हॉल में बेच सकते हैं और काफी ज्यादा अच्छा मुनाफा मिलेगा इसको बेचने के बाद। जबकि हम इस जगह पर देखते हैं जितने भी सोल्जर्स इस जगह पर घायल हुए थे वो फैंग से कहने लगते हैं, हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं इस जगह पर, आपने हमारी इतनी ज्यादा मदद करी और हमारे मेयर भी आपसे मिलकर शुक्रिया करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं जो मेयर होते हैं वो फैंग के पास आते हैं और इस जगह पर शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन लोगों ने उनकी मदद कर दी, वरना आज उनका पूरा का पूरा सिटी खत्म हो जाता। तभी यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं, आपने यहाँ पर जो हमारी मदद करी उसके बदले हम आपको इनाम देना चाहते हैं इस जगह पर। फैंग कहता है, इस सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था इस जगह पर, हम लोग इस जगह पर रुके हुए थे आप लोगों की वजह से, तो इस जगह पर हमारा ये काम तो था ही कि हम इस जगह पर लोगों की प्रोटेक्शन करें। और फैंग को देखने के बाद इस जगह पर जो वो बंदा होता है वो भी इस जगह पर घबरा रहा होता है और कहने लगता है कि इस जगह पर हम लोगों की वजह से इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है क्योंकि ये लोग इस जगह पर रुके हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर अब मुझे कुछ ना कुछ कर इन्हें कंपनसेट करना होगा। तभी वो इस जगह पर कहता है, सर इस जगह पर हमें माफ कर दीजिए, जो कि प्रॉब्लम आपको हुई है हमारे वजह से, हम इसके लिए कंपनसेट करेंगे। तभी वो इस जगह पर कहने लगता है, जल्दी से जाकर 2 फ्लाइंग स्क्रॉल लेकर आओ इस जगह पर जो कि मैंने आज ही खरीदे हैं, मैं यहाँ पर उन दोनों फ्लाइंग स्क्रॉल्स को इन दोनों को देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो फैंग भी हैरान होता है और कहता है, फ्लाइंग स्क्रॉल जो कि काफी ज्यादा महंगी आइटम है, अगर ये आइटम किसी भी बंदे के पास होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो क्या यहाँ पर ये बंदा मुझे फ्लाइंग स्क्रॉल देने वाला है? लगता है ये बंदा काफी ज्यादा रिच है। तभी इस जगह पर सिटी लॉर्ड कहते हैं, आपसे मैं और भी काफी ज्यादा मदद मांगना चाहता हूँ, क्या आप इसी जगह पर रुक सकते हैं और भी टाइम तक मॉन्स्टर्स को मारने के लिए? लेकिन फैंग इस चीज के लिए मना करता है और कहता है, मेरे पास कुछ और जरूरी काम है और उन कामों को करने के लिए मुझे इस जगह से जाना होगा क्योंकि फैंग को अपनी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए जाना है। तभी यहाँ पर वो बंदा और भी ज्यादा घबराने लगता है और कहता है, यहाँ पर शायद से मैं कुछ गलत बातें कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए इन जैसे लोगों के सामने। इसी के साथ ही वो एक चीज को लेकर आ जाता है, यानी कि उसका सर्वेंट 2 फ्लाइंग स्क्रॉल्स को लेकर आ जाते हैं और इसी के साथ ही एक कार्ड भी। और इसी के साथ ही जो बंदा होता है वो कहने लगता है, ये इस जगह पर मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन का ब्लैक कार्ड है, आप इसको जहां पर भी यूज करेंगे इसके काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तभी फैंग कहने लगता है, शायद से इस कार्ड की वजह से एक्सचेंज हॉल में भी मुझे काफी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इसीलिए इस कार्ड का यूज तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर जो मुझे 2 फ्लाइंग स्क्रॉल मिलने वाले इनका यूज मैं आने वाले टाइम में कर सकता हूँ। हम देखते हैं इस जगह पर जो डू होता है वो उन सामानों को तुरंत ही ले लेता है और कहने लगता है, क्या ये सही में इतनी ज्यादा कीमती है? क्योंकि उसको इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता था। तभी यहाँ पर जो वो मेयर होता है वो कहने लगता है कि आप लोग इस जगह पर जब भी हमारी सिटी को आप लोगों की जरूरत पड़े, यानी कि हमारी सिटी पर हमला हो, तो आप हमारी मदद करने के लिए इस जगह पर आ सकते हैं, यहाँ पर हमें सही में आप लोगों
की मदद की जरूरत है। तभी फैंक कहता है ठीक है, अगर मैं उस टाइम पर फ्री रहूंगा तो मैं इस जगह पर जरूर आऊंगा आप लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए, इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं थैंक्स इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि हमारा सिटी सही में काफी ज्यादा कमजोर है। अब इसी के साथ ही जो वो दोनों होते हैं वो तुरंत ही इस जगह से निकल जाते हैं अपने अपने फ्लाइंग स्क्रोल को यूज कर और उनकी स्पीड सही में काफी ज्यादा होती है, और जिस वजह से वो लोग इस जगह से निकलकर उस जगह पर जाने लगते हैं, जिस जगह पर जाने के बाद जो फैंग का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो कंप्लीट होगा। और इसी के साथ ही अब हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर फैंग अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा, जबकि इस जगह पर 3 लोग पहले से ही वेट कर रहे होते हैं जो कि यू और झांग के साथ ही होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यू और झांग ने भी अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है, और वो लोग सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तभी यू ऊपर की तरफ देखती है और ऊपर की तरफ देखते हुए दो लोगों को उड़ता हुआ देखकर कहने लगती है मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से एक बंदा इस जगह पर फैंग है। लेकिन जैसे ही उसकी बात इस जगह पर झांग सुनता है वो कहने लगता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो बंदा एक फ्लाइंग स्क्रोल खरीद सकता है? एक फ्लाइंग स्क्रोल की कीमत काफी ज्यादा होती है। यू इस जगह पर कहती है मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन मुझे उसको देखकर ऐसी फीलिंग आ रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो वापस से बोलता है क्या तुम्हें लगता है एक कचरा जो कि इस जगह पर अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ ही दिनों में आ जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम इस जगह पर गलत सोच रही हो। लेकिन तुरंत ही जो यू होती है वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है अगर तुमने फैंग के बारे में दोबारा से बकवास करी तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं कहने वाली। यहाँ पर वो ये सुनने के बाद तो और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता है यू काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सभी लोग इस जगह पर झांक से पूछने लगते हैं आखिरकार उसका सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा, उससे इन सब चीजों के बारे में पूछ रहे होते हैं और आखिरकार उसने कौन से लेवल के मिशन को चूज किया था। तभी वो दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां पर यू तो कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन झांग इस जगह पर अपने आप को काफी ज्यादा बड़ा दिखाना चाहता था, सुपीरियर दिखाना चाहता था, जिस वजह से वो इस जगह पर सभी लोगों को बताने लगता है मैंने एक ए ग्रेड के मिशन को चूज किया था, मैं इस ग्रेड को भी चूज कर सकता था, लेकिन इस जगह पर ए ग्रेड का मिशन मुझे चूज करने के लिए मिला तो मैंने इसे किया। तभी जो उसका साथी होता है वो कहने लगता है बॉस तुम तो अमेजिंग हो, तुमने एक ए ग्रेड के मिशन को चूज किया। जबकि इस जगह पर जो एक लड़की होती है वो आगे बढ़ती है और यू से कहती है तुमने इस जगह पर कौन से रैंक के मिशन को चूज किया था, क्या तुमने इस जगह पर ए ग्रेड के मिशन को चूज किया था? लेकिन यू इस जगह पर कुछ भी नहीं बोलती, तो उन लोगों को ऐसा लगने लगता है उसने इस जगह पर सी या फिर उससे लो ग्रेड के मिशन को चूज किया था। सभी लोग इस जगह पर कहते हैं सबकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, इसीलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी इस जगह पर झांग वापस से टॉन्ट मारते हुए कहता है इस जगह पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं इस जगह पर तुम्हारी अच्छे तरीके से मदद करूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। एक सी ग्रेड का मिशन भी कम बात नहीं है, तुमने भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी यू इस जगह पर कहती है आखिरकार मुझे इस जगह पर चिंता करने की जरूरत क्या है, मैंने एक एस ग्रेड के मिशन को चूज किया था और उसे कंप्लीट किया, मुझे आखिरकार इसमें इतनी ज्यादा टेंशन क्यों होगी? सभी लोग ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सही में इसने एस रैंक के मिशन को कंप्लीट कर दिया। ये सुनने के बाद झांग भी हैरान होता है। तभी वो लड़की कहती है तुमने इस जगह पर हमें पहले इसके बारे में नहीं बताया, जिस वजह से हमें लगा तुम्हें एक लो रैंक का मिशन मिला होगा, जिस वजह से तुम इतनी ज्यादा परेशान हो। यू कहती है वैसे भी मैं मिशन के पीछे इतनी ज्यादा परेशान नहीं रहती और ना ही मुझे परेशान रहने की जरूरत है, तुम लोग इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। तभी यहाँ पर झांग कहता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कह रही हो, क्या इस जगह पर सही में तुमने एक एस रैंक के मिशन को चॉइस किया था? तभी इस जगह पर यू एक और चीज के बारे में बताती है, पहले इस जगह पर जो उसका टैलेंट था वो 5 स्टार का था, लेकिन अब इस जगह पर उसका टैलेंट अपग्रेड होकर 6 स्टार पर पहुंच गया। ये सुनने के बाद वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता, किसी भी बंदे का जो टैलेंट है वो अपग्रेड नहीं होता। तभी वो इस जगह पर बताती है जब इस जगह पर वो अपने टैलेंट को चेक कर रही थी उसी टाइम पर उसका एक हिडन टैलेंट ओपन हो गया, और ये हिडन टैलेंट बहुत ज्यादा अलग था, क्योंकि यहाँ पर जो चीज उसको फैंग ने दी थी यानी कि वो ट्रेजर, उसके वजह से जो इस जगह पर उसका टेक्निक थी वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, और यहाँ पर उसका टैलेंट 6 लेवल पर प्रमोट हो गया। और मुझे भी इसके बारे में नहीं पता आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, और मेरी जो पावर्स थी वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, जिसके लिए अब मुझे बस इस जगह पर एग्री करना है। और यहाँ पर अब वो सोचने लगती है उस टाइम पर जो फैंग था उसने इसीलिए मुझसे कहा था ये चीज तुम्हारे लिए ही बनी है, शायद से उसे इसके बारे में पहले से ही पता हो, जिस वजह से उसने ये चीज मुझे दी हो, ताकि मैं जब अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करूं तो इसे कर सकूं। और इसी के साथ ही वो बताती है मैंने भी उस चीज के लिए एग्री कर दिया था इस जगह पर, लेकिन जैसे ही वो इस बारे में बताती है सभी लोग कहने लगते हैं ये इस जगह पर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम की बात भी हो सकती है, शायद से ये इस जगह पर कुछ सिस्टम का डिफॉल्ट हो या फिर फॉल्ट हो इस जगह पर। लेकिन यहाँ पर यूं कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद तो झांग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तभी यूं इस जगह पर कहती है बकवास करना बंद करो इस जगह पर, अगर तुमने दोबारा से इस तरीके से बकवास करी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है इस जगह पर तुम कितने ज्यादा वीक हो। सभी लोग इस जगह पर यू की तारीफ कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं तुमने तो सही में एक ग्रेट टैलेंट को अवेक किया है,
लेकिन तभी यहाँ पर झांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग निंगफेंग की तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहने लगता है उस लड़के को तो मैं एक दिन जरूर सबक सिखाऊंगा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और एक दिन अपनी इन सारी की सारी बेइज्जतियों का बदला उससे जरूर लूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो फैंग होता है वो भी अपने एस रैंक के टास्क को कंप्लीट कर लेता है और इस जगह पर सिस्टम भी उसे बताता है उसने इस जगह पर टास्कों को कंप्लीट कर लिया। अब इसी के साथ ही जो ये चीज होती है जिस ट्रेजर को वो लेकर आया था, अब वो उसकी बॉडी के साथ मर्ज होने लगता है। फैंग कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये चीज इतनी ज्यादा अमेजिंग होगी। और इसी के साथ ही जब वो उसके बॉडी के साथ मर्ज हो रहा होता है तो फैंग का फर्स्ट अवेकनिंग टेस्ट भी इस जगह पर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर चुका है। और इसी के साथ ही अब उसके पास टाइम है सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए 30 लेवल्स और अप करने का। अब यहाँ पर जो फैंग होता है वो अपनी स्टेटस विंडो को चेक करने लगता है, जबकि डू बाहर ही खड़ा होकर फैंग की प्रोटेक्शन कर रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार उसका ट्रांसफॉर्मेशन कम कंप्लीट होगा। मुझे लगता है उसने एस रैंक के मिशन को चूज किया था जिस वजह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन लंबा चल रहा है। लेकिन जैसे ही इस जगह पर शैडो मास्टर आती है वो डू को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है मैंने तो सुना था फैंग का ट्रांसफॉर्मेशन इस जगह पर चल रहा है, लेकिन आखिरकार ये डू नाम का बंदा इस जगह पर क्या कर रहा है। मैंने इसके बारे में काफी सारी बातें पता करी है, ये इस जगह पर फैंग के साथ आया है और ये फैंग को इस जगह पर बॉस कहकर बुला रहा है। क्या ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं? मुझे नहीं लगा था ये लोग इतने जल्दी मिल जाएंगे और दोस्त भी बन जाएंगे। अब तो जो प्रॉब्लम्स है वो और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अपने फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर चुका है। मुझे नहीं लगता है इस जगह पर इस बंदे का सामना कोई भी कर सकता है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये सारी की सारी बातें जो शैडो मास्टर होती है वो फैंग की मास्टर को बता रही होती है, यानी कि फैंग के टीचर को बता रही होती है। फैंग भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद बाहर आता है, लेकिन उसकी टीचर इस जगह पर कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस जगह पर जो चीजें मुझे करनी है मैं उन चीजों को कर लूंगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपने मिशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करूंगी। और इसी के साथ ही अब वो निकल जाती है फैंग से मिलने के लिए, जबकि फैंग इस जगह पर बता रहा होता है डू को उसका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट था वो तो काफी ज्यादा इजी था और काफी ज्यादा आसानी से कंप्लीट हो गया। मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये टेस्ट इतना ज्यादा आसान होगा। लेकिन तभी इस जगह पर पीछे से फैंग को किसी की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज उसकी टीचर की होती है। उसकी टीचर इस जगह पर आ जाती है और निंगफेंग से बात करने लगती है, जबकि फैंग भी अपनी टीचर को देखकर खुश होता है और कहने लगता है टीचर आप आखिरकार इस जगह पर क्या कर रही है? आपने मुझे कॉल किया था तब मैं सिटी के बाहर था, लेकिन अब मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, आप बताइए इस जगह पर। लेकिन तभी जो डू होता है वो इस जगह से चला जाता है और कहने लगता है बॉस मैं आपका बाहर पर वेट कर रहा हूँ, आप उस जगह पर आ जाइएगा। लेकिन निंगफेंग इस जगह पर कहने लगता है वो बस इस जगह पर मजाक कर रहा है, वो मेरा दोस्त है इस जगह पर। और वो टीचर को बताने लगता है उस बंदे की और अपनी दोस्ती की एक झूठी कहानी। हम देखते हैं टीचर इस जगह पर कहती है तुम्हें कांग्रेस इस जगह पर, तुमने अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। ये सुनने के बाद फैंग भी शॉक होता है और कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इनको इस बारे में कैसे पता चल गया? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था किसी को इसके बारे में पता चलेगा। तभी फैंग कहता है थैंक्स इस जगह पर आपको इसके बारे में पता चल गया है, लेकिन मुझे यहाँ पर टीचर के ऊपर भरोसा है क्योंकि उन्होंने पहले भी मेरी काफी ज्यादा मदद करी है। जब स्कूल में सभी लोग मुझे बुली किया करते थे तब भी वो मेरी मदद करती थी, इसीलिए अभी मुझे उनके ऊपर भरोसा है। तभी यहाँ पर वो टीचर से कहता है इसके लिए शुक्रिया इस जगह पर, ये तो मेरा लक अच्छा था कि इसके जैसा साथी मेरे साथ था जिस वजह से मैंने जल्दी से अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया। टीचर भी यहाँ पर कहती है मुझे पता है इस जगह पर तुम आने वाले टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो, जिस वजह से काफी सारी इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे ऊपर चलाई जा रही है। और टीचर अब सारी की सारी बातें यहाँ पर फैंग को बताती है आखिरकार उसके साथ क्या होने वाला है आगे चलकर। फैंग कहता है क्या इस वजह से मुझे अपनी सिटी को छोड़कर चले जाना चाहिए? वो अपने मन में इन बातों को कर रहा होता है, लेकिन टीचर उससे कहती है तुम्हें डरने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, इस जगह पर तुम्हारे सारे के सारे मसलों को तुम्हारी टीचर और एक मेरी दोस्त ही संभाल रही है। फैंग कहता है ठीक है इस जगह पर मैं इसके लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा, आपको इस जगह पर अगर कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकती है। लेकिन तभी टीचर उसके सामने एक ब्लैक कलर के स्टोन को रखती है और कहती है इस जगह पर इस स्टोन के अंदर अपनी पावर को इम्ब्यूट करो, मैं देखना चाहती हूँ आखिरकार तुम्हारी बॉडी के अंदर जो डार्क पावर है वो कितनी ज्यादा है, क्योंकि इससे हम किसी भी मॉन्स्टर के बारे में पता कर सकते हैं। फैंग कहने लगता है मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ इस जगह पर, लेकिन मेरी जो डार्क पावर है वो काफी ज्यादा है, अगर मैंने इसके ऊपर टच किया तो यहाँ पर इन लोगों को लगेगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। लेकिन मैं इस जगह पर कैसे इन सारी चीजों को साबित करूंगा? टीचर भी इस जगह पर फैंग को देख रही होती है क्योंकि उसके सर से पसीने छूट रहे होते हैं। यहाँ पर टीचर कहने लगती है फैंग आखिरकार तुम इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो, तुम्हें तो इसके ऊपर टच करना चाहिए। फैंग कहता है मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डर रहा, और इसी के साथ ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है ठीक है मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ आखिरकार ये जो स्टोन है ये इस जगह पर वर्क करता है या फिर नहीं। और वो तुरंत ही अपनी पावर को इसके अंदर इम्ब्यूट करने लगता है। जैसे ही वो इसके अंदर अपनी पावर को इम्ब्यूट करता है उसकी डार्क पावर काफी ज्यादा है, जिस वजह से वो जो स्टोन होता है वो इस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है। फैंग कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या था टीचर, आखिरकार ये क्या हुआ इस जगह पर, ये स्टोन ब्लास्ट क्यों हो गया, मुझे इसके बारे में बताइए। टीचर भी ये देखने के बाद तो इस जगह पर हैरान होती है, टीचर के भी तोते उड़ चुके होते हैं, टीचर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फैंग कहने लगता है आप इस जगह पर मुझे बताइए आखिरकार ये चीजें क्या थी, क्या इसके वजह से इस जगह पर मैं मॉन्स्टर हो सकता हूँ। लेकिन तभी टीचर बात याद करने लगती है शैडो मास्टर की। शैडो मास्टर ने उसे बताया था जब भी कोई बंदा इसके अंदर कुछ भी पावर को इम्ब्यूट करता है तो इस जगह पर ये जो स्टोन है ये इस जगह पर हरकत करने लगता है उसकी डार्क पावर की वजह से। अगर उसके पास काफी ज्यादा डार्क पावर होगी तो ये काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर हिलने
मिलने लगेगा। लेकिन यहाँ पर उसने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया था। अगर ये स्टोन इस जगह पर फट जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या वो बंदा मॉन्स्टर है या फिर वो इस जगह पर नॉर्मल ह्यूमन है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। टीचर भी इस जगह पर सोच रही होती है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता। तो मैं इस जगह पर निंगफेंग को क्या बताऊं, इस स्टोन के फटने का मतलब क्या है। टीचर अपने ही ख्यालों में चल रही होती हैं, जबकि फेंग भी इसी बारे में सोच रहा होता है। उसकी डार्क पावर काफी ज्यादा है जिस वजह से ये स्टोन भी इस जगह पर फट गया। अब तो मेरी डार्क पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया और उसके बदले इस जगह पर मेरी डार्क पावर के साथ कनेक्शन भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। टीचर कहती है मुझे इस जगह पर कुछ भी नहीं पता, आखिरकार अब तुम्हारे साथ आगे क्या होगा, लेकिन इस जगह पर मैं इसके लिए तुम्हें आगे की अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए कांग्रेस करती हूँ क्योंकि तुमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया और मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में तुम और भी काफी सारी अचीवमेंट को कंप्लीट कर लोगे। तभी यहाँ पर फैंक कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा सारी की सारी अचीवमेंट्स को कंप्लीट करने की। तभी यहाँ पर जो टीचर होती है वो तुरंत ही एक बुक को बाहर निकालने लगती है और कहती है मैं इस जगह पर तुम्हारे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बदले तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ और ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। और इसी के साथ ही वो फैंक को एक बुक देने लगती है जो कि इस जगह पर किसके बारे में थी और इसके स्टेट्स के बारे में इस जगह पर कुछ भी नहीं बताया जाता। फैंक उस बुक को तुरंत ही रख लेता है और कहता है टीचर ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइटम था। तभी यहाँ पर फैंक भी टीचर के लिए एक आइटम को निकालता है और आइटम को निकालते हुए कहता है मैं भी उस जगह पर आपको कुछ देना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही वो एक गोल्डन रैंक का ट्रेजर टीचर की तरफ भेजता है और कहने लगता है ये ट्रेजर आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है आने वाले टाइम में। तभी टीचर इसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि इस ट्रेजर के स्टेट्स यहाँ पर ये थे कि कभी भी अगर तुम्हारी जान खतरे में होती है तो ये यहाँ पर आपकी जान बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देगा जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। टीचर मना करने लगती है क्योंकि ये ट्रेजर काफी ज्यादा कीमती था, लेकिन फैंग अपनी टीचर को ये ट्रेजर देकर चला जाता है और कहने लगता है अगर यहाँ पर हमारी मुलाकात दोबारा हुई तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ना कुछ और जरूर दूंगा। और इसी के साथ ही फैंग और डू इस जगह से चले जाते। टीचर कहने लगती है मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती जो कि वो लोग इस जगह पर कह रहे हैं ये एक म्यूटेंट मॉन्स्टर हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर अब वो टीचर आने के बाद सारी की सारी रिपोर्ट इस जगह पर शैडो मास्टर को देती है। शैडो मास्टर भी उस रिपोर्ट को सुनने के बाद कहती है ठीक है इस जगह पर तुम्हारे स्टूडेंट के बारे में जो भी मिस्ट्रीज है उसके बारे में हमें बाद में पता चल जाएगा, इसीलिए अभी जो कुछ भी ये हो रहा है इन सारी चीजों को हम बंद करने वाले हैं क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है तो हमारी सिटी की प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा कि वो मॉन्स्टर हो सकता है क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है सभी लोगों से, इसीलिए मैं भी इसके लिए नहीं कह सकती कि वो मॉन्स्टर है। इसीलिए जो भी चीजें ये हो रही है ये इस जगह पर बंद होने वाली है अभी के अभी। तभी यहाँ पर वो कहती है ठीक है अब ये जितने भी रिपोर्ट्स है हम इन्हें ऊपर नहीं देने वाले और इन रिपोर्ट्स को इसी जगह पर खत्म कर दो। तभी यहाँ पर जो उसकी टीममेट होती है वो कहती है कि सही में हम इन रिपोर्ट्स को ऊपर नहीं देंगे। तभी यहाँ पर वो वापस से कहती है शैडो मास्टर नहीं इन रिपोर्ट्स को ऊपर देने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाले लोग वैसे भी इस बारे में कुछ भी नहीं समझेंगे और वैसे भी वो हमारी किसी बात को क्यों ही मानेंगे। तभी यहाँ पर टीचर कहती है मैं यहाँ पर और कुछ भी कहना चाहती हूँ। उसके साथ एक और बंदा था जो कि इस जगह पर हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। शैडो मास्टर कहती है मुझे पता है उस डू नाम के बंदे के बारे में, वो अपने फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में है और मुझे लगता है हमारी सिटी में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आगे आने वाले टाइम में हमारी मदद भी कर सकता है। इसीलिए अगर वो बंदा हमारे साथ मिलने के लिए तैयार हो जाए तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। फैंक के घर का सीन दिखाया जाता है। फैंक के घर में हम देखते हैं डू और फैंक आपस में बातें कर रहे होते हैं। डू यहाँ पर फैंक से कहता है आप यहाँ पर इतना ज्यादा उदास क्यों है। फैंक कहने लगता है जो मेरे बारे में रिपोर्ट चल रही थी टीचर ने मुझे बताया उन सारी की सारी जांचों को बंद कर दिया गया है। डू यहाँ पर कहता है तो ये तो खुशी की बात है, तो आप इतने ज्यादा उदास क्यों हैं इस जगह पर। फैंक बताता है कि अब इस जगह पर वो किसी भी डंजन को हंट करने के लिए नहीं जा पाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर वो किसी भी डंजन हंट करने के लिए जाएगा तो उस जगह पर अपनी पावर का यूज करेगा जिस वजह से सभी लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा और वैसे भी वो लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, तो ये तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। तभी यहाँ पर डू भी अपने मन में सोच रहा होता है एक बिग शॉट बनना इतना भी आसान नहीं है, उसे काफी सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है और काफी सारी चीजें उसके लिए बुरी भी हो सकती है। इसीलिए मुझे लगता है ग्रेट पावर के साथ ग्रेट प्रॉब्लम्स भी आती हैं। मुझे लगा था जो पावर होना है वो काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन इस बंदे के लिए इस जगह पर पावर होना काफी ज्यादा बुरी बात हो चुकी है। तभी यहाँ पर अब डू फैंक को बताता है कि कुछ ऐसे भी डंजन्स है जिनके बारे में किसी भी को भी नहीं पता अभी और उन डंजन्स को कोई क्लियर भी नहीं करने वाला। इसीलिए अगर तुम चाहो तो हम लोग उस जगह पर जाकर तुम्हारे लिए मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं और काफी सारे ट्रेजर्स और काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारकर एक्सपी गेन कर सकते हैं ताकि तुम अपने लेवल को अप कर सको। फैंक कहने लगता है क्या उस जगह पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तभी यहाँ पर डू बताता है उनमें से कुछ जगहों के बारे में तो कुछ लोगों को पता चल चुका है, लेकिन अभी भी कुछ जगहें ऐसी है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता और सरकार भी उन जगहों पर नहीं जाएगी क्योंकि उन लोगों को पता है उस जगह पर जो मॉन्स्टर है वो हाई रैंक के हैं और अभी भी सिटीज पर हमला हो रहा है। तभी यहाँ पर फैंक कहता है तो तुम्हें उनमें से किसी जगह के बारे में पता है जिस जगह पर हम जा सकते हैं। डू कहता है मेरे को यहाँ पर अभी तक तो 2 जगहों के बारे में पता है और अगर आपको और भी जगहों के बारे में जानना है तो मैं इस जगह पर आपको और भी जगहों पर जाकर ले जा सकता हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फैंक इस जगह पर कहता है ठीक है तुम यहाँ पर इनके बारे में चिंता मत करो, हम यहाँ पर सबसे पहले उन 2 डंजन्स के अंदर रेड करेंगे और दोनों ही अपने आप को लेवल अप करेंगे ताकि हम स्ट्रॉन्ग बन सके। तभी डू कहता है अभी तो मेरे पास वो ब्लैक कार्ड भी है और मुझे एक्सचेंज हॉल में जाकर कुछ सामान एक्सचेंज भी करना है और उस जगह पर जाकर मुझे लगता है मैं काफी ज्यादा
ज्यादा सामानों को एक्सचेंज कर पाऊंगा और काफी ज्यादा मुनाफा कमा पाऊंगा। हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर जो डू होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है आज के लिए मैं इस होटल में रुक जाता हूँ, कल के लिए मुझे अपने लिए कोई घर ढूंढना होगा क्योंकि अब मैं इसी सिटी में रुकने वाला हूँ। लेकिन तभी इस जगह पर एक बंदा आता है और वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है सर मैं आपसे इस जगह पर बात करना चाहता हूँ। और हमें बताया जाता है कि ये इसी सिटी का सिटी लॉर्ड है यानी कि मेयर है इस जगह पर। यहाँ पर डू भी उस बंदे को देखकर हैरान होता है और कहने लगता है सर आप मुझे बताइए इस जगह पर आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। तभी वो कहते हैं आप अगर इस सिटी में रुकना चाहते हैं तो हम आपको काफी सारी फैसिलिटी देंगे क्योंकि आप इस जगह पर फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच चुके हो और आप हमारी काफी ज्यादा हेल्प भी कर सकते हो। डू कहता है आप मुझे सही तरीके से बताइए आप किस जगह पर क्या कहना चाहते हैं। तभी वो बताता है हमें यहाँ पर आपकी जरूरत है क्योंकि हमारी सिटी पर कभी भी हमला हो सकता है, तो प्रोटेक्शन के लिए आप इस जगह पर रुक जाइए। और यहाँ पर वो तुरंत ही एक रेड कलर के कार्ड को निकालते हुए कहता है ये कार्ड इस जगह पर हाईएस्ट ऑर्डर है हमारी सिटी का, इसका यूज करते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं आपकी पावर के साथ। अगर आप हमारे साथ मिल जाएं तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। डू भी यहाँ पर उस कार्ड को लेते हुए कहता है यहाँ पर ये कार्ड शायद से बॉस के आगे चलकर काम आ सकता है, लेकिन सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हैं इसने यहाँ पर बड़ी बड़ी सिटी के ऑफर को रिजेक्ट किया है, मुझे नहीं लगता इस जगह पर हमारी सिटी को एक्सेप्ट करेगा, ये तो हमारी सिटी को एक कचरे की तरह समझेगा। लेकिन डू इस जगह पर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ठीक है मैं इस जगह पर रुकने के लिए तैयार हूँ, अब यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी डू इस जगह पर उसके साथ हाथ मिला लेता है। वो बंदा कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये इस जगह पर इसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन डू यहाँ पर ये सारी चीजें फैंग की वजह से कर रहा होता है और कहने लगता है बॉस को इस रेड कार्ड की जरूरत पड़ सकती है आगे आने वाले टाइम में, तो यहाँ पर इस रेड कार्ड को मैंने अपने पास रख लिया, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। जबकि हम देखते हैं वो बंदा अपने मन में किसी और ही चीज के बारे में सोच रहा होता है और कहता है इस जगह पर अब तो हमारे पास एक बिग शॉट है और हम इसकी हेल्प से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। जबकि इस जगह पर जो वो बंदा होता है वो कहने लगता है सर आपको क्या किसी चीज की जरूरत है तो आप हमें बताइएगा, यहाँ पर शायद से आप इस होटल में रह रहे हैं आपके पास कोई घर नहीं है, मैं घर के लिए भी आपका इंतजाम कर देता हूँ। यहाँ पर डू से इस सब चीजों के लिए धन्यवाद करता है। हम देखते हैं फैंग को जो कि गेम खेल रहा होता है और गेम खेलते हुए सभी लोग इस जगह पर बातें कर रहे होते हैं काफी सारी। फैंग कहने लगता है आखिरकार इस जगह पर क्या हो रहा है और ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वो सुनता है कि यू और झांग ने इस जगह पर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है और काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर हायर एकेडमीज में जाने वाले। फैंग कहता है ये सभी मेरी ही एज ग्रुप के हैं और मुझे लगा था इस जगह पर मैं इनसे आगे कभी भी नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन मैं इनसे आगे निकल चुका हूँ और मेरे साथ अवेक हुए लोगों से भी मैं काफी ज्यादा आगे निकल चुका हूँ। अब मुझे लगता है मैं भी हायर एकेडमीज को ज्वाइन कर सकता हूँ। वो यहाँ पर इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहा था। काफी सारे स्टूडेंट इस जगह पर फैंग के ही बारे में काफी सारी बुरी बातें कर रहे होते हैं कि वो इस जगह पर बेकार है। तभी यहाँ पर जो टीचर होती है वो मैसेज करती है और कहने लगती है अगर तुमने इस जगह पर अपने काम से काम नहीं रखा तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरी चीज रहेगी। और वो बच्चा तुरंत ही मैसेज को डिलीट कर देता है। ये देखकर फैंग हंसने लगता है और कहता है टीचर तो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन जैसे ही वो इस मैसेज को देखता है इसी के बाद ही जो दूसरे मैसेज होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं इस जगह पर जो कि अलग अलग चीजों के बारे में चल रहे होते हैं। फैंग कहता है ये न्यूज इस जगह पर सभी लोगों को कैसे पता चल गई, क्योंकि यहाँ पर फैंग ने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है, इसकी न्यूज सभी को पता चल चुकी होती है। फैंग कहता है आखिरकार इन लोगों को इसके बारे में कैसे पता चल गया, मुझे नहीं लगा था डू और मेरे अलावा और किसी को इसके बारे में पता है और टीचर को इसके बारे में पता था, लेकिन इनको कैसे पता चला था ऐसे ये न्यूज काफी ज्यादा आगे तक जाने वाली है। फैंग आगे बढ़ते हुए इन्हीं सब चीजों को सोच रहा होता है। जबकि हम देखते हैं डीमन लॉर्ड को, जो डीमन लॉर्ड होता है वो एक जगह पर बैठकर इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहता है ये लड़का इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और आगे आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, मुझे लगता है मेरे प्लान्स को ये पूरे तरीके से चकनाचूर कर देगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होने के बाद एक्सचेंज हॉल का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर जो शिन होती है वो एक जगह पर खड़ी होती है, उसको अभी भी काफी सारी चोटें आई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं दूसरी वाली इस जगह पर आ जाती है और वह कहने लगती है तुम इतनी ज्यादा घायल हो उसके बाद भी इस जगह पर काम करने के लिए आई हो, शायद से तुम्हें काफी सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन अब इस जगह पर कुछ भी नहीं होने वाला। तभी इस जगह पर शिन कहती है तुम इस जगह पर किस तरीके की बकवास कर रही हो, मैं इस जगह पर काम करना चाहती हूँ इसीलिए इस जगह पर बकवास मत करो। लेकिन तभी यहाँ पर वो शिन के ऊपर एक और टॉन्ट कसते हुए कहती है जो यहाँ पर तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा था पैसे कमाने में, अब वो इस जगह पर दोबारा कभी भी नहीं आने वाला और अब यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कमा पाओगे। वैसे भी वो इस जगह पर एक कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं था और भी वो काफी सारी बातें करने लगती है फैंग के बारे में इस जगह पर और कहती है वो तो इस जगह पर एक कचरा था इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और कहती है उसके बारे में जो हमारे मैनेजर वांग है उन्होंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है और इसके बाद में पता चल गया है कि अभी तक तो वो मारा जा चुका होगा क्योंकि एक फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन वाला बंदा उससे किसी सामान को छीनने के लिए गया था, वो एक चोर है। लेकिन जैसे ही वो इसे कहती है उसके सामने से कोई चीज बाहर निकलती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और ये चीज फैंग ने करी थी। फैंग कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर मुझे चोर कहने की। ये सुनने के बाद तो वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वो पीछे की तरफ जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं तभी वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एक्सचेंज हॉल के अंदर आने के बाद इस तरीके के हमले करने की, क्या तुम्हें नहीं पता एक्सचेंज हॉल के अंदर कोई भी बंदा इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता, गार्ड्स जल्दी आओ इस जगह पर और इस बंदे को पकड़ लो। तभी शिन भी इस जगह पर आती है और कहती है तुम यहाँ से जल्दी से निकलो वरना तुम्हारे लिए जो प्रॉब्लम्स है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी और यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये एक्सचेंज हॉल के मैटर के अंदर कोई भी बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता। तुम
तुम यहाँ से भाग जाओ। जब वो इसी बारे में कह रही होती है तभी इस जगह पर एक बंदा आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि मैनेजर वांग होता है। मैनेजर वांग इस जगह पर आते हुए कहता है इस जगह पर तुम कहीं भी नहीं भाग सकते लड़के, अब तुम इस जगह पर फंस चुके हो और इस जगह से अगर तुमने भागने की कोशिश करी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। वो काफी सारे सोल्जर्स को लेकर इस जगह पर आया हुआ था। तभी फैंग कहने लगते हैं मैंने सुना है इस जगह पर तुम लोग मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर तुम लोगों को तो मेरी प्राइवेसी को प्राइवेट रखना चाहिए था लेकिन फिर भी तुमने इन्फॉर्मेशन निकाली और यहाँ पर मुझे चोर कहने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये सब कुछ सही है इस जगह पर? तभी वांग कहने लगता है, जो मैनेजर वांग होते हैं वो कहने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एक्सचेंज हॉल में आने के बाद इतना ज्यादा बोलने की? गार्ड्स जाओ इसे इस जगह से धक्के मारकर निकाल दो, लेकिन उससे पहले इस जगह पर मेक श्योर करना जो इसकी हड्डियां हैं वो इस जगह पर टूट जाएं, क्योंकि इस जैसा चोर हमारे बारे में इस तरीके की बातें कैसे कर सकता है। वो गार्ड आगे बढ़ने लगता है फैंग को मारने के लिए। इसी के साथ ही ये सीरीज का एपिसोड 1 इसी जगह पर एंड हो जाता है। इसके आगे के चैप्टर्स अभी तक नहीं आए हैं जिस वजह से मैं इसको आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे ही इसके आगे के चैप्टर्स आ जाएंगे मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा, जिस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो पर 4K लाइक का एम है, इसीलिए उसे भी जल्दी कंप्लीट कर दो ताकि मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर को जल्दी ला सकूं। ओके बाय गाइस।